नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ के बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। ये नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक बार में ही करना होगा। ठीक है, 140 पहले जीएस करेंगे, 60 हिंदी करेंगे, पहले ही अलग अलग होता था। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार देखें, अटेम्प्ट करें। और आरओ का जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। आरओ का एग्जाम टफ हो सकता है, जैसा 11 फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था। इससे पहले आरओ 2021 का आया, अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री हुआ। इसका सिंपल मतलब यह है, यूपीपीएससी आयोग का सीधा सीधा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई अगर अब आपको यूपीपीएससी आयोग के कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करके सिलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी आरओ में जितने दिन बचे हुए हैं, 27 जुलाई को पेपर है, अभी भी अगर आप सिर्फ 3 चीजें कर लें तो आराम से आरओ का कट ऑफ निकल सकता है आपका। देखिए, प्री सबसे ज्यादा टफ स्टेज है। 11 लाख लोग जो है भरे हैं, 400 समथिंग सीटें हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार से ज्यादा लोग आरओ के प्री में नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं ये 11 लाख में से। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, कट ऑफ निकालने का टारगेट रखिए। प्री में सिर्फ कट ऑफ ही निकाला जाता है बस, और कट ऑफ आराम से अभी भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो दिया है हमने, उसको पढ़ डालिए, करीबन 900 पेज का है वो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो दिए गए पेड ग्रुप में, उनको देख डालिए। पढ़ाई इससे करनी है आपको। और एससीएस का पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस अगर आप करें, जितने दिन बचे हुए हैं अभी, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में आरओ का जो ये एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, जो 11 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें, पेपर लीक भले हुआ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे। अभी यूपीपीसीएस 2024 का जो नए पैटर्न के हिसाब से एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 150 में से जो है 120 क्वेश्चन आए हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। तो आरओ के सीरियस एस्पिरेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, और अगर जो कोई पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकता है, स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके उसको एग्जाम तक फॉलो करें। जो नहीं भी कर सकता है, यहां पे फ्री चैनल में हम कई सारी चीजें आपको दे रहे हैं। पीवाईक्यू के पापा दे दिए, टेस्ट सीरीज यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी बजट, यूनियन बजट, मिसलेनियस पापा सब मिलेगा आपको, जून एंड से पहले सब मिल जाएगा। यूपीपीसीएस 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें अगर आपको प्री में देखिए, चाहे आरओ चाहे पीसीएस हो, सिर्फ कट ऑफ आपको निकालना है। तो कट ऑफ अगर प्री में निकालना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ लो, रिकॉर्डेड वीडियोस जो देंगे वो देख लेना, एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इससे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एससीएस टेस्ट सीरीज और एससीएस पेड क्विज से अगर कोई इसी से प्रैक्टिस कर ले तो आपको करीबन 40 से 50% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। नमस्कार, आरओ में अब 200 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे। जैसा पेपर आपका 27 जुलाई 2025 को आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स 2023-24 के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हम आ गए हमारे टेस्ट नंबर 9 पे। 200 मार्क्स का ये टेस्ट है, आप जानते हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, सारे अनुदेश, सारे इंस्ट्रक्शंस पॉज करके अच्छे से पढ़ने हैं, जिससे कि एग्जाम में भी ये प्रैक्टिस आपको रहे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स, माइंस एंड पावर मिला था जब पहली कैबिनेट बनी थी फ्री इंडिया की 1947 में। राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ डिपार्टमेंट मिला था। वीएन गडगिल को डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर मिला था। रफी अहमद किदवई को कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मिला था। करेक्ट बताना है आपको। देखिए, मैंने आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, उनको प्रसाद मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड से रिलेटेड होंगे ये। मैंने आपको पिछले टेस्ट में भी ये चीज समझाई थी, तो पहला तो गलत हो गया। आंसर इसका आप देख लीजिए, सेकंड और फोर्थ सही है। सेकंड ठीक है बिल्कुल। वीएन गडगिल को मिला था डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स, मतलब वीएन गडगिल को ये वाला मिला था। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर, ये ठीक दे रखा है। सेकंड देखेंगे, इनमें से कौन एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर नहीं था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाई थी 8 जुलाई 1946 को? बताइए।
तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर नहीं थे। ये जो कमेटी थी, एक्सपर्ट कमेटी थी, ये क्या सौदा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसके लिए बनाई गई थी। और इस कमेटी में 8 मेंबर्स थे। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे इसके, एम असफ अली, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गडगिल, हुमायूं कबीर और के संथानम। तो ये नहीं थे। थर्ड, करेक्ट आपको चुनना है। देखिए वही आर्टिकल्स आ गए जो मैं आपको कहती हूँ प्रिपेयर करने के लिए। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। 79 पार्लियामेंट का गठन। 80 क्या कहता है? कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये आपका होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यसभा, और ये होगा लोकसभा। उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला और दूसरा बस हमारा ठीक है। फोर्थ देखेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको आप स्पेशल मेजॉरिटी से प्लस स्टेट्स के कंसेंट से अमेंड कर सकते हैं। इलेक्शंस रिलेटेड टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी कौन कंडक्ट करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, उस पर्टिकुलर स्टेट का। आंसर सी हो जाएगा। फिफ्थ देखेंगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा सही है। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और बाकी के कमिश्नर्स होंगे जिनका टोटल 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को गवर्नर अपॉइंट करेंगे। एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होंगे, वो रेकमेंड करेंगे। इस सिलेक्शन कमेटी के हेड चीफ मिनिस्टर हैं। इनके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और एक कैबिनेट मंत्री होगा जिसको चीफ मिनिस्टर खुद ही नॉमिनेट करेंगे। बताइए आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सारे ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। 6 देखेंगे, BN राव को लीगल एडवाइजर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्रिमिनल मैटर्स को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। कोहेलो केस 7th शेड्यूल से रिलेटेड है। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। जैसे मैं आपको पढ़ के टेस्ट करा रही हूं, यही अप्रोच आपकी रियल एग्जाम में होनी चाहिए, ठीक है। इसी अप्रोच से आप पेपर पढ़ेंगे और अपना सॉल्व करेंगे। बताइए, सही बताइए आप पहले। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक है, मतलब थर्ड गलत हुआ। कोहेलो केस आप जानते हैं 9th शेड्यूल का है, इतना फेमस। 7 देखिए, करेक्ट चुनना आपको। जो ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट के बाकी के ऑफिसर्स होते हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अधीनस्थ होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं। 148 आर्टिकल क्या कहता है कि एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होंगे, कैग होंगे, जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे। पार्ट 6 जो है उसमें कैग के प्रोविजंस दिए हुए हैं और कैग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के। सही बताइए। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक है, थर्ड क्यों गलत हुआ? ये पार्ट 5 है भाई, आप जानते हैं आर्टिकल 148 से 151 डील करता है सारा CAG से। आपको 8th देखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट से द्वैध शासन यानी कि डायरकी आया था, अबॉलिश किया था सेंटर में और प्रांतों में इंप्लीमेंट हुआ था। इस एक्ट से एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया था। इस एक्ट में प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई थी, आज भी है ना। इस एक्ट से फेडरल गवर्नमेंट का प्रपोज किया गया था, संघीय सरकार की प्रस्ताव दिए गए थे। आपको करेक्ट बताना है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। पहला क्यों गलत हुआ? डायरकी प्रोविंसेस से तो हटाई गई थी, उल्टा बोल रही है, और सेंटर में लगाई गई थी, ठीक है। बाकी सब ठीक है। 9th, पार्लियामेंट को गार्जियन माना जाता है मौलिक अधिकारों का। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। कोठारी कमेटी बनी थी 1976 में, जिसने रेकमेंड किया था कि सिविल सर्विसेज एग्जाम UPSC कंडक्ट करे 3 फेजेस में, एक प्री हो, एक मेंस हो, एक इंटरव्यू हो। सही बताना है आपको। सेकंड और थर्ड बिल्कुल ठीक है। बताइए आप, सुप्रीम कोर्ट है ना, रिट ज्यूरिसडिक्शन, बताइए सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन कौन सा आर्टिकल में है और हाई कोर्ट की कौन सा आर्टिकल में है? करिए, कमेंट कीजिए। जो बच्चे कमेंट नहीं करते हैं ना और आते हैं टेस्ट में सिर्फ कमियां निकालने के लिए, उनका कोई भला नहीं हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन चुनिए। भलाई करने के लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर जो है, ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है फीचर।
और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जर्मनी के। अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हमने वो को अमेंड कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। सही बताना है आपको। तो ये ठीक है सारे। मैंने आपको बताया सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट से क्या क्या प्रोविजंस है, रिपीट होता रहेगा लगातार। पढ़ के आ जाइए एक बार छुट्टी। एस.एन. मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एक कमेटी बनी थी पंचायती राज इलेक्शंस पे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन रामाकृष्णाय इन 1965। आपको सही बताना है। पहला ठीक है, ये के संथानम की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी 1965 में। 12 देखिए, आर्टिकल 324 क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंडक्ट करे, डायरेक्ट करे, कंट्रोल करे इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब को बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग है ना। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से। आपको बताना है सही कौन सा है। पहला सही है। देखिए 1987 की बात है। नाम जो था कमीशन फॉर एससी और एसटी को नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी करा गया पहले तो। फिर 89th अमेंडमेंट आया था, ये 89th है, 2003 ठीक दे रखा है। इससे इन दो को अलग अलग बॉडी बना दिया गया, एक एनसीएससी, एक एनसीएसटी। इससे पहले सिर्फ ये सीएससी और सीएसटी थे, वो भी इकट्ठा थे। 87 में इन्हें ये नाम किया गया और अलग बॉडी यहां से बनाया गया। 13th सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में सही बताना है आपको। ये प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनाउंस किया था 2001 में। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कि कंट्री के सारे पोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे, उनको बढ़िया टेक्नोलॉजी वगैरह से लैस करेंगे और मैरीटाइम ट्रेड इससे अपने आप बढ़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में, और इसको अप्रूव किया था 2015 में यूनियन कैबिनेट ने। आपको सही बताना है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ठीक है, पहला गलत हो गया है। पहला क्यों गलत हो गया है? ये 2003 का है, क्योंकि 14th पासेस दिए हुए हैं। बॉमडीला पास हिमालयाज में है, नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। नाथुला अरुणाचल प्रदेश को लहासा से कनेक्ट करता है। डीफू पास अरुणाचल प्रदेश को इंडिया चाइना म्यांमार के बॉर्डर के पास है। रोहतांग पास एक शॉर्ट रूट भेजता है अरुणाचल प्रदेश और मांडले। मांडले कहाँ पे है? म्यांमार। करेक्ट बताना है आपको। मांडले जेल, इंडियन नेशनल मूवमेंट कौन गया था बताइए मुझे कमेंट करके। ऐसी चीजें तुरंत दिमाग में आनी चाहिए आपकी। फर्स्ट और थर्ड ठीक है, आप जानते हैं। बॉमडीला ठीक है, दीफू ठीक है। नाथुला कहाँ पे है? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप नहीं गलत कर सकते हैं। हाँ करेक्ट पूछ रहा है ना ये। तो बॉमडीला पास जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में है, ये आपका कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को लहासा से। अब ये जो बात है ना, ये नाथुला की नहीं हो रही, ये बॉमडीला की ही हो रही है सेकंड में भी, और ये रोहतांग पास की नहीं हो रही, दीफू पास की ही बात हो रही है फोर्थ स्टेटमेंट में, इसलिए गलत हुआ ये। और ये मुझे बताइए अब नाथुला और रोहतांग पास कहाँ पे है? हाईएस्ट माउंटेन पीक सिलेक्ट कीजिए जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। इन सब में से हाईएस्ट कौन सी है? आइलैंड्स की आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए सैडल पीक सबसे ऊंची है, ये नॉर्थ अंडमान में है, NA लिख देती हूं मैं, और 738 मीटर हाइट है इसकी। माउंट डियावलो मिडिल अंडमान में है, MA लिख देते हैं इसको, 515 मीटर। कोयोब आपका साउथ अंडमान में है, 460 मीटर, और ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है आपका, GN 642 मीटर। नोट कर लीजिए इसको, मार्क करिए बल्कि मैप पे जाके। 16 देखिए, यूरोप और अफ्रीका जो है वो ईस्टर्न एज पे लोकेटेड है अटलांटिक ओशन के। कोस्टलाइन अटलांटिक ओशन की काफी दंतुरित है, इंडेंटेड है, ऐसे ऐसे ब्रेक्स होते हैं बीच में, उसको कहते हैं। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है दुनिया का, और अटलांटिक ओशन का जो शेप है वो ऐसे एस है, एस फॉर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा करेक्ट है? तो ये ओहो हाइलाइटर ही आ गया उठ के, डी। टोटल नंबर ऑफ बर्थ किसी एरिया में हो किसी टाइम पीरियड में, उसको कहते हैं बेस पॉपुलेशन। 27 दिसंबर 2018 को कंट्री का पहला स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर आर्केनेरियम
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में स्टैब्लिश हुआ। कहाँ पे है ये पता होना चाहिए, 10 बार करा चुकी हूँ पहले। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इन सबका असर पड़ता है क्लाइमेट पे। क्रस्ट जो है सिर्फ 1% है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का, 84% मेंटल है, 15% कोर है। सही बताएंगे। बी ठीक हो गया, 2, 3, 4। पहला क्यों गलत हुआ? टोटल नंबर ऑफ डेथ जो हो रही हैं किसी जगह पे इन एन एरिया बिगिनिंग ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको कहते हैं बेस पॉपुलेशन। 18 देखिए, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक मीटिंग करी 2006 में जिसमें प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट कह दिया, मतलब अब ये प्लैनेट नहीं है, ठीक है। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं उनको मीटेरॉइड्स कहते हैं। डेंसिटी के टर्म्स में लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो अर्थ है और स्मॉलेस्ट सैटर्न है, शनि। अर्थ ब्लू लगता है जब स्पेस से देखते हैं क्योंकि 1/3 हिस्सा अर्थ का पानी से कवर्ड है। बताइए, ये पेन अपने आप चुन के आया है तो हम इसी को चुनेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि 2/3 हिस्सा कवर्ड है ना कि 1/3। 19 देखेंगे, आपको करेक्ट बताना है। दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पे है? नागालैंड। कोपिली दीमा हसाओ असम। तुवाई ऐजवाल में है। रंगीत सेनापति डिस्ट्रिक्ट असम में है। आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ गलत हो गया। रंगीत अगर आपका गलत हो रहा है तो गड़बड़ है। रंगीत नदी कहां बहती है? सिक्किम। 20th देखेंगे, उस नदी का चयन कीजिए जो अरेबियन सी में गिरती है। इन सब में से अरेबियन सी में कौन सी ड्रेन होती है? मांडवी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। वैतरानी है आपकी, सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी सब बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। मैचिंग कीजिए। कंट्रीज और करेंसीज है, कैपिटल्स नहीं है, करेंसीज है। मैच कीजिए। वेनेजुला की है बोलीवार, फिलीपींस की है पीसो, बोत्सवाना की है पुला, बल्गेरिया की है लेव। बी हो जाएगा ना आंसर। 22nd, मैच कीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसका लोकेशन। बताइए। नरोड़ा यूपी, कायगा कर्नाटका, काकरापार गुजरात, कलपक्कम कहां पे है? तमिलनाडु। इसका भी बी हो जाएगा। बी तो बैठेगा। हाँ। 23rd, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द पेनिनसुलर रिवर। प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में आपको सही बताना है। कौन सा है? महानदी सिहावा से आती है छत्तीसगढ़, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से आती है कर्नाटका से, नर्मदा आती है वेस्टर्न लिटरल अमरकंटक प्लेटू से, तापी आती है मुल्ताई रेवा डिस्ट्रिक्ट एमपी से। आंसर बताइए। नदियां पढ़ी हुई हैं तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फोर्थ क्यों गलत हुआ? तापी मुल्ताई बैतूल से आती है, एमपी। आपको मैचिंग करना है। रेंजेस दी हुई हैं और पास कौन सा कहां पे लोकेटेड है? बताइए। पीर पंजाल रेंज आपकी बानियाहाल पास, ग्रेटर हिमालयन रेंज आपकी जोजिला पास, लद्दाख रेंज खारदुंगला और जस्कर रेंज आपकी फोटोला, बी। ये कुछ पेड कोर्सेज जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी आपको इन पेजेस पे मिल सकती है। आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। सब कुछ लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पे है। ये बैच नेम है और डिटेल्स ये हैं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है। इन नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके और ज्यादा जानकारी हंसते हुए चेहरे के साथ ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, रोते हुए चेहरे के साथ भी लेंगे तो एडमिशन दे देंगे आपको। और बताइए। 25th, इनमें से कौन सी ईस्ट फ्लोइंग नदी ऐसी है जिसका कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा है? जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है, तो वो पेन्नार है। अब ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा। पेन्नार के बाद ब्राह्मणी है, सुबर्णरेखा। अब सबका स्क्वायर किलोमीटर में याद करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता है। आपको बताना है पी टाइप की जो ज्योलॉजिकल वेव्स होती हैं वो सबसे तेज मूव करती हैं, इसीलिए सतह पे सबसे पहले आती हैं। इनको प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ये साउंड वेव्स की तरह होती हैं।
पी वेव्स की ही हेल्प से जो साइंटिस्ट हैं वो अंदर जो भूवैज्ञानिक संरचना है अर्थ की उसको स्टडी कर सकते हैं। आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है। देखिए जो पी वेव्स हैं वो ठीक है बिल्कुल साउंड वेव्स की तरह होती हैं, ये सारे टाइप के सब्सटेंसेस को पार कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स होती है ना, एस वेव्स, उनसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का पता लगता है, ना कि इनसे। और एस वेव्स, एस फॉर सॉलिड, सिर्फ मतलब होती है सेकेंडरी वेव है लेकिन याद करने का तरीका है, सिर्फ सॉलिड मटेरियल से पास कर सकती हैं। तो इसी की वजह से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का पता लगता है, क्योंकि सॉलिड है ना अंदर का पार्ट। तो 27 आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो आया 1973 में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड रौरकेला में जर्मनी की हेल्प से स्टैब्लिश हुआ था। दुर्गापुर वाला फ्रांस से की हेल्प से। बोकारो स्टील प्लांट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हेल्प से स्टैब्लिश हुआ था। आपको सही बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो दुर्गापुर का है ये 1959 में आया था और ये ब्रिटेन की हेल्प से जो है प्लांट लगा था। और बोकारो वाला जो है 1964 में आया था और तब अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन होता था, ठीक है, अब का जो रशिया है। 28 टोटल 18 स्टेट्स हैं, 16 स्टेट 2 यूटी, जो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे लोकेटेड हैं। इंडिया 7th लार्जेस्ट है लैंड एरिया के टर्म्स पे, टोटल 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ। लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 3 स्टेट ऐसे हैं जो 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। आपको बताना है सही कौन सा है। तो ये सभी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। वेस्टर्न मोस्ट पास बताना है, सबसे पश्चिमी दर्रा इनमें से कौन सा है। तो आपको स्टेट नहीं पता तो फिर अगर आप ईस्ट से वेस्ट मूव करेंगे तो पहले डीफर आएगा, फिर लनक आएगा, फिर खारदुंगला आएगा, फिर जोजिला आएगा, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा आपका। पैसिफिक ओशन के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। ये सबसे बड़ा ओशन है दुनिया का, 1/3 हिस्से पे है ये अर्थ के। ये ऑलमोस्ट गोल शेप का है, सर्कुलर। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका इसके आसपास है और ये कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका को चारों तरफ से, सारी तरफ से घेरता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज सराउंड द पैसिफिक ओशन। हाँ, फोर्थ भी तो ठीक है। हाँ, ये जो सदर्न ओशन है वो सराउंड करता है कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका को, ठीक है, सदर्न ओशन, ना कि पैसिफिक ओशन। 31 देखिए, बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन जो है वो 1929 में हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की, इंडियन स्टेट कमिटी, सर हारकोट बटलर की चेयरमैनशिप में 1927 में। सॉन्डर्स का मर्डर किया भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने 1928 में। आपको सही बताना है इसमें से कौन सा है। देखिए सेकंड और थर्ड बिल्कुल ठीक है। बॉयकॉट आप जानते हैं 1928 का है, ठीक है, लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड चल रहा है ये। सॉन्डर्स का मर्डर 1927, बाकी सब ठीक है। इनकरेक्ट बताना है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन किसने फाउंड की थी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने 1876 में। बनारस हिंदू महासभा का सेशन 1923 में जो हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे पंडित मदन मोहन मालवीय। लॉर्ड कर्जन ने इरिगेशन कमीशन 1901 में बनाया था, उसके चेयरमैन थे सर सी स्कॉट मॉनक्रीफ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में इंट्रोड्यूस हुआ था लिनलिथगो के टाइम पीरियड में। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट, डी हो गया गलत। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था। लॉर्ड लैंसडाउन थे यहाँ पे, जहां पे लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 12 साल की गई थी। लॉर्ड लैंसडाउन थे, ना कि लिनलिथगो। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड नोट कीजिए, 1858 से क्या था 62। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, तो बताओ सही है क्या गलत है? ठीक है बिल्कुल। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, तो ठीक है, ये भी ठीक है।
लॉर्ड रिपन, और 1881 में लॉर्ड रिपन जो है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड 1888 से 84, तो आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 का, ये भी ठीक है, ठीक है सारे। मैंने कहा था आपसे कि वाइसरॉय वगैरह पढ़ के चलना अच्छे से, रोज दीवार पे चिपका लो, रोज सोने से पहले एक बार देख लिया करो, मैप देखा करो, और ये जो फालतू सी चीजें होती हैं जो हम भूल जाते हैं देखा करो। इनकरेक्ट। महाराजा रंजीत सिंह 13 नवंबर 1784 को पैदा हुए थे महासिंह के घर में। ये चीफ थे सुकर चकिया नस्ल के। हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 दिसंबर। बाय हिज डिक्री ऑफ 12 अगस्त 1765, ये कौन सी थी, कौन सी ट्रीटी है ये बताइए कमेंट करके। शाह आलम टू ने परमानेंटली दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा ब्रिटिशर्स को दे दी थी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। आर्मी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। इनकरेक्ट पूछ रहा है, पहला गलत हो गया। ये आपका जो महाराजा रंजीत सिंह का जो बर्थडे है वो है 13 नवंबर 1780, बाकी ठीक है। 35 देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपको मैं डायरेक्टली बता देती हूँ इनका ईयर, तो आप उस हिसाब से कर लीजिए। देखिए जरा, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज 1825, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1868, और कल्टीवेशन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये भी कैलकाटा बेस्ड थी 1876। बी। 36 में आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट इंग्लिश शिप नेम्ड हेक्टर, सबसे पहले एक इंग्लिश शिप आई थी हेक्टर, कैप्टन थे हॉकिंस, कुकर वाले। इनको स्टॉप किया गया था एट द पोर्ट, ही वाज स्टॉप्ड एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन 1608, मतलब वो रोके थे वहां पे, किसी ने रोका नहीं था उनको ऐसे। आफ्टर डिफीटिंग द पोर्चुगीज, जहांगीर जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस में आ गया था ब्रिटिशर्स के 1619 में, और उसने परमिशन दे दी थी कि आ जाओ लगाओ फैक्ट्री, ये नहीं कि तो कुकर्म थे सबके। 1642 में किंग जॉन 4 पोर्चुगल के और किंग चार्ल्स 1 इंग्लैंड के, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी कि फ्री ट्रेड होगा दोनों देशों के बीच में। सूरत गोवा एग्रीमेंट को इन्होंने कंफर्म किया था। बताओ कौन सा सही है पूछ रहा है। फर्स्ट और थर्ड सही है, पहला और ये 1612 का है। 1612 में क्या हुआ था, कैप्टन मिडल्टन ने पोर्चुगीज फ्लीट को हरा दिया था स्वाली में। अब भाई ये देख के जहांगीर इंप्रेस हो गया, तो 1613 में उसने परमिशन दे दी, आ जाओ भैया लूटो हमें, समझे, ऐसा हुआ था। 37 मैचिंग करनी है आपको, लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, तो डायरेक्टली मैचिंग करेंगे, पढ़ो और करते हैं साथ में। अब फिर से देखो सारे के सारे ये, अब मुझे इनके तुम बस क्या बताऊं, फिर पूछूं कि बताऊं, वो वाली बात है। बताओ चलो। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम का है एशियाटिक सोसाइटी का बनना। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम का है आपका ट्रीटी ऑफ बसीन, और डलहाउजी के टाइम का है विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सी। अब जरा इनके टाइम पीरियड बता दो मुझे, इस क्वेश्चन में आप बताएंगे मुझे, प्लीज कमेंट एवरीबॉडी, मुझे याद रहेगा मैंने 37वें क्वेश्चन में बोला था, देखती हूँ कितने बच्चे कमेंट करते हैं। 38 इनकरेक्ट चुनना है आपको। जो मकबरे हैं, मकबरे जो हैं टोम्स ऑफ एम्परर्स बाबर, जहांगीर एंड बहादुर शाह जफर, ये इंडिया के बाहर हैं। जहांगीर ने मोती मस्जिद बनाई लाहौर की, शाहजहां और औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनाई, तो शाहजहां ने आगरा की, औरंगजेब ने दिल्ली की। होशांग शाह गौरी का जो मकबरा है, पहला सुल्तान था मांडू का, ये पहला मार्बल टोम्ब है जो कि इंडिया में बना था। सबसे पहले पीटरा ड्यूरा जो वर्क था वो गोलमंडल टेम्पल ऑफ उदयपुर में स्टार्ट किया गया था। बताइए, आप जानते होंगे पीटरा ड्यूरा क्या होता है, जो नक्काशी नहीं होती है, अभी भी कुछ मंदिरों में आपको दिखेगी, ये शीशे के टुकड़े से छोटा छोटा नक्काशी करते हैं, उसको कहते हैं, मतलब बहुत ही फाइन इनले वर्क होता है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स उसमें लगते थे, नॉट शीशा, जैसे अब तो शीशे से होता है कई जगह। सी गलत है, ये 15th सेंचुरी का मकबरा है। 39 कृष्णदेव राय ने बुक लिखी थी जिसका नाम था अमुक्त
मालतेयद, अमुक्त मालियद तेलुगु भाषा में। एक अफगान सुल्तान दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी जिन्होंने आगरा सिटी की फाउंडेशन रखी। अल बरूनी इंडिया आया था महमूद गजनवी के साथ और बुक लिखी किताबुल हिंद। सही बताना है आपको। सही है सारे, गलत क्यों होता कुछ इसमें से। अब इनमें से ये अकबर के टाइम पीरियड की चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है अकबर के टाइम पीरियड से रिलेटेड, आपको उसे अरेंज करना है। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, तो देख लो। मजहार का जो प्रोक्लेमेशन अकबर ने किया था, सबसे पहले तो देखो, आप आंसर बताओ पहले मुझे। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अगर हम देखें तो मजहार का प्रोक्लेमेशन किया 1579 में, दीन इलाही 1582, इलाही एरा 1583 और सिजदा और पाबूस की शुरुआत होती है 1577 और इसको आप 78 भी मानिएगा अगर हो तो ऑप्शन में। वैसे 41 करेक्ट चुनना है आपको। एक गोल्डन एज आई थी तेलुगु लिटरेचर की कृष्णदेव राय के टाइम पे, जो बहुत ही फेमस रूलर रहे विजयनगर एम्पायर के। एमबीटी ने जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक की याद में। एफएसटी पहला रूल था जिसने हके शर्ब सुल्तनत पीरियड में इम्पोज किया था, जो कि 1/20वां हिस्सा होता था 1/20th ऑफ द प्रोड्यूस। सही पूछ रहा है ये, सिर्फ फर्स्ट सही है, गलत क्यों हुआ। देखिए एफएसटी ने बनवाया था जौनपुर एमबीटी के याद में, एक्सचेंज कर लो इसको, और ये 1/10 होता था ना कि 1/20th, इसलिए गलत है ये। तो ये समझ आ गया ना क्यों गलत हुआ। 42 इनकरेक्ट चुनिए। कुशन रूलर्स में से विम कटफिसिस पहले एम्परर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किया इंडिया में। पहली बार जो बुद्धा का फिगर बना स्टैंडिंग पोजीशन में और पीछे एक हेलो होता था, हेलो समझते हैं आप, देखिए ये फिगर है, ये फेस है, इनके पीछे जो आभा मंडल नहीं बोलते हैं जिसको, प्रभा मंडल आभा मंडल कुछ भी कह लीजिए, उसको कहा जाता था हेलो। तो बताएंगे आप। कुजुल कटफिसिस लास्ट कुशन रूलर थे जिन्होंने बाइलिंगुअल और डबल स्क्रिप्ट यूज की थी कॉइन्स में। बताइए आंसर। सी हो गया गलत। ये विम कटफिसिस ही थे जो लास्ट कुशन रूलर थे, इन्होंने खरोष्टी और ग्रीक का इस्तेमाल किया था, तो ये भी वी के लिख लो इस पे, विम कटफिसिस। 43 इनकरेक्ट चुनना आपको। पुलकेशन सेकंड ने टाइटल लिया था दक्षिण पथेश्वर, और ऐसा माना जाता है कि वत्सराज ने गोल्डन अम्ब्रेला बनवाया था गॉड सोमनाथ के लिए और एक फ्री ईटरी भी स्टैब्लिश की थी, मतलब खाने पीने की जगह फ्री का। महेंद्र वर्मन वन ने फेमस केव टेंपल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था महाबलीपुरम में। आंसर तो कोई गलत नहीं है, सारे सही हैं। 44 चाइनीज पिलग्रिम था ह्यूनसांग, इसने बुक लिखी थी सी यू की, जो इंडिया आया था 629 से 644 सी के बीच में। पुलकेशन 2 ने हर्षवर्धन को सकलौतारापतानाथ कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे, देख लीजिए आप एक बार, ठीक है, एक सेकंड। सकलौतर पथनाथ ऐसे बोल लीजिए, लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ, ये उपाधि दी थी। हर्षवर्धन ने 3 ड्रामास लिखे थे, मतलब नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। बताइए, तो ये ठीक है तीनों। 45 करेक्ट ऑप्शन चुनिए। ये कुछ न्यूज़पेपर्स दिए हुए हैं और उनके एडिटर्स या किसने स्टार्ट की थे ये दिया हुआ है, तो ये साथ में ही सॉल्व करेंगे, देख लीजिए आप एक बार। संवाद कॉमेडी न्यूज़पेपर बंगाली न्यूज़पेपर था, 1821 में राजा राम मोहन रॉय लेके आए थे। इंडियन मिरर कलकत्ता से था, देवेंद्रनाथ टैगोर। मिरातुल जो था वो पर्शियन लैंग्वेज का था, ये राजा राम मोहन रॉय हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। ट्रूथ टेलर या फिर राश गोफ्तार कहते थे इसको, गुजराती था ये, और ये आपका दादा भाई नरूजी ने स्टार्ट किया था। तो सिर्फ पहला और दूसरा ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अखबार पढ़ने हैं आपको, पूरी लिस्ट दी हुई है, टेलीग्राम में मिल सकती है आपको, पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो सब मिल ही गया होगा ऑलरेडी। 1602 में एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन आया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स के नाम से, जो कि अलग अलग डच कंपनीज थी, उनको इकट्ठा करके एक बना दिया था। 1595 से 96 में पहला डच एक्सपीडिशनरी फोर्स आया था, कॉर्निलियस ह्यूटमैन लीडर थे जो कि ईस्टर्न वर्ल्ड पहुंचे थे। डच नेवल कैप्टन थे वेडर हेग, उन्होंने पहली डच फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश में 1605 में
इससे पहले सूरत और मालाबार में फेल हो चुका था ये वाला उनका, पर सक्सेसफुली यहाँ पे लगा दी थी उन्होंने। पहला, दूसरा ठीक, तीसरा ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, बताइए। तो पंजाब लैंड ट्रांसफर एक्ट 1900, डेक्कन एग्रीकल्चर तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो कुछ तो एक दो तो आपको आते ही होंगे पक्का, एक दो से भी बात बन जाएगी। हाँ, तो मैं आपको पूरा ऑप्शन बता रही हूँ, चाहे आपको नहीं भी याद है, अंदाजा सही होना चाहिए पर जरूर से, ठीक है। सी हो जाएगा आंसर। आपको इनकरेक्ट बताना है। जो डीप सी में जाते हैं, गोताखोर नहीं होते जो अंदर जाते हैं, वो हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर को की वजह से सांस लेते हैं अंदर। डाइवर डीप जाते हैं पानी में, डाइविंग के वक्त हाई प्रेशर होता है जिसकी वजह से ईयर ड्रम जो है वो कई बार डैमेज हो सकता है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में किसकी वजह से होती है? डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। तो कोई गलत है ही नहीं इसमें से। 49 करेक्ट चुनिए। रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल होती हैं सरफेस टेंशन की वजह से। मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए। इंडिया में नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर बताइए। पहला तीसरा सही है बस। मैक्स प्लैंक को मिला था कि एल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था? एल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था, ठीक है। ईयर भी ध्यान रखना, कब मिला ये भी ध्यान रखना। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं नेशनल साइंस डे, ये बताएंगे आप। करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया था। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया था। जॉर्ज ओम ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया था। आंसर बताएंगे कौन सा सही है। बी सही है। देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाला दिया था आपका ओम साहब ने, और जूल साहब ने आपका इलेक्ट्रिक करंट वाला दिया था, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में आपको बताना है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में आपको बताना है। ये ऑटोमेटिक डोर्स को कंट्रोल करती हैं, इंसेक्ट्स को मारने में काम आती हैं, डस्ट हटाने में काम आती हैं कपड़ों पे से, डिजीजेस का इलाज करने में काम आती हैं। सब कुछ यही कर रही है दुनिया में, कहने का मतलब है। तो ये ठीक भी है, ठीक है। आपको करेक्ट चुनना है। अगर पीस ऑफ आइस फ्लोट कर रहा है एक फुल ग्लास ऑफ वाटर में, मेल्ट करता है अगर, तो वॉल्यूम रिमेन्स रिफ्रैक्टेड क्योंकि वाटर लेवल सेम रहेगा। वुल फाइबर्स स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं जिसकी वजह से जो उनके बीच की हवा होती है वो उन्हीं में रहती है, तो इसलिए वो हमारी बॉडी वार्म रखते हैं। जब किसी ग्लास रॉड को स्टीम में रखते हैं, अलोंग विद इट्स लेंथ विड्थ भी बढ़ जाती है। ये बताना आपको कौन सा सही है। तो ये भी आपके तीनों सही हैं। 53 पे आ गए हैं अब हम। आपको इनकरेक्ट चूज करना है, गलत विकल्प आपको चुनना है। रिमोट कंट्रोल जो होता है नॉर्मल टेलीविजन का, जिसके ऊपर घरों में इतनी लड़ाइयां होती हैं, उसमें इंफ्रारेड किरणों का उपयोग किया जाता है। टेम्परेचर, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। वर्क वेक्टर क्वांटिटी है। कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन टेस्ट में। रेफ्रिजरेटर का सेफ टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कि जो उसमें रखा सामान है वो फ्रेश रहे। जब आइस मेल्ट करता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। हमें गलत चुनना है इसमें से, बी गलत हो जाएगा। टेम्परेचर, वर्क और इलेक्ट्रिक करंट ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, और टेम्परेचर वर्क आएगा इसमें, फोर्स वेक्टर है, समझे। वर्क ऊपर लिख लो और इसकी जगह फोर्स लिख लो। 54 मैच करना है आपको। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आप मैच कीजिए। डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ये सबका ठीक होगा, न्यूटन। डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल। थॉमस यंग ने क्या डिस्कवर किया था? अच्छा, ये हाँ, ये सेकंड हो गया ना इधर। डिस्कवरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किया था थॉमस यंग ने, और वेव थ्योरी किया था ह्यूजेंस ने। इंपॉर्टेंट फेमस साइंटिस्ट्स और उनकी डिस्कवरीज आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ पेड बैचेस जो चलाए जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा, उनकी जानकारी आपको इस पेज पे देखने को मिल जाएगी। बैच नेम और डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर, सब कुछ आप यहां से देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 55
हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया 1896 में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का आविष्कार किया 1919 में। न्यूक्लियर रिएक्टर अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपको सही बताना है, बताइए। आंसर हो जाएगा आपका डी, फर्स्ट और सेकंड ठीक है। ये कंट्रोल्ड करता है। आप बताइए, कोई भी चीज न्यूक्लियर रिएक्टर में अनकंट्रोल्ड नहीं हो सकती है, इट हैज टू बी कंट्रोल्ड। ठीक है। 56 करेक्ट चुनना है आपको। रेड मेडिसिन, लाल दवा जिसको बोलते हैं, हम घरों में सुना होगा आपने, क्या होती है वो? साथ में सॉल्व कीजिए इसको। पोटेशियम परमैंगनेट होता है। इसको पानी में घोल के कोविड के टाइम पे बहुत रिकमेंडेड था ना, नहाने के लिए भी, सुना है। कॉस्टिक पोटैश क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। लाइम वाटर क्या होता है? ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये। ठीक। कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू विट्रियोल, जिसको नीला थोथा भी कहते हैं, सुना होगा आपने, ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा। तो 56 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 57 रेडियो आइसोटोप कैलिफोर्नियम 252 का इस्तेमाल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना है मिट्टी में, इसको डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है ये। प्लैटिनम रोडियम गॉज एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है अमोनिया के प्रोडक्शन में, जिससे कि ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में, जिससे कि प्रोडक्शन हो सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस मेन रीजन है एसिड रेन का। एसिड रेन बड़ा ही फेवरेट और बड़ा ही हॉट टॉपिक रहता है आपके किसी भी वनडे एग्जाम में। 57 का आपका डी हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड क्यों गलत हुआ? प्लेटिनियम रोडियम गॉज कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है, ये नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है, ना कि सल्फ्यूरिक। 58 देखिए, मैच कीजिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ये फिर से विटामिन के साइंटिफिक नाम दिए हुए हैं, तो देख लीजिए आप जरा एक बार। विटामिन B7 क्या होता है? बायोटिन। पहले इनके नाम देख लो। पैंथोनिक B5 होता है, वैसे तो मुझे पूछना चाहिए पर आप लोग कमेंट तो करते नहीं है अच्छे से। ये विटामिन सी होता है। तो बायोटिन, एंट्रिटिस, ये ठीक है, 1 हो जाएगा इसका। B5 आपका है पैरेस्थीजिया, राइबोफ्लेविन, एरिबोफ्लेविनोसिस, इससे नाम से पता चल रहा है। एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी होता है, जिंजिवाइटिस जिसको कहते हैं, स्वेलिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों में सूजन हो जाती है। ठीक है, तो डी हो जाएगा आंसर। 59 विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जेरोथैल्मिया हो जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, जो लंबा वैरायटी होती है ना चावल के दाने जिसमें लंबे होते हैं उसमें। स्टार्च एक पॉलीसैचराइड कार्बोहाइड्रेट है, करेक्ट बताना है आपको। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। एमाइलेस जो होता है ना, एमाइलेस सुना है, ये ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है लॉन्ग वैरायटी ऑफ राइस में। 60 लॉन्गेस्ट नर्व ह्यूमन बॉडी की फीमर नर्व है। नर्व पूछ रहा है, सबसे लंबी तंत्रिका। लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज है, करेक्ट बताना है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, पहला क्यों गलत हुआ भाई? फीमर बोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैवीएस्ट लॉन्गेस्ट बोन है, थाई में पाई जाती है ना, ये थाई बोन को कहते हैं फीमर बोन। लॉन्गेस्ट जो नर्व है, नस की अगर हम बात करें तो वो साइटिका होती है। साइटिका पेन आपने सुना होगा, बहुत ही तेज पेन होता है कमर से पैर के निचले हिस्से तक। ठीक है, और स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज होती है। आप ही बताएंगे कहां पे लोकेटेड है ये बॉडी में हमारे। 61 एस्पिरिन को किसने डिस्कवर किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया को फेलिक्स हॉफमैन ने, ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टीनर ने, सेल न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने, करेक्ट बताना है आपको। फेमस वाले सारे आपको पढ़ने हैं। थर्ड और फोर्थ सही है। एस्पिरिन को किया आपके फेलिक्स हॉफमैन ने, एस्पिरिन फेलिक्स ऐसे करके याद कर लो। बैक्टीरिया तो पता ही है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, तो ये इंटरचेंज हो गया। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन हो गया प्रिपेयर, बैक्टीरिया, ब्लड ग्रुप, सेल न्यूक्लियस, ये रिपीटेडली पूछता है। 62 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विटामिन एक तरीके के कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन एक किडनी में स्टोर होता है। लेज्यूम्स जो आपकी फलियां होती है ना, वो बहुत ही प्रोटीन रिच होती हैं। विटामिन डी को हार्मोन भी कंसिडर किया जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज दोबारा पढ़िए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लियर? चलिए 63 देखिए, रेड डेटा बुक इंडियन फ्लोरा के लिए बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। हंसी आनी चाहिए आपको, थोड़ा बहुत भी पढ़ा आपने कुछ है तो एनवायरमेंट में। एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट के माने तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में। अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, इसको टॉप स्लिप नेशनल पार्क भी कहते हैं। पहली बार 1988 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इशू किया गया था। कितने इंपॉर्टेंट है ये सारे सवाल, ये तो आपको एग्जाम देते वक्त पता चलेगा। खैर अभी तो कितना भी हम बोल रहे हैं आपको नहीं पता चलेगा। ये बोल रहा है कौन सा करेक्ट है। रेड डेटा बुक इंडियन फ्लोरा की पूछ रहा था ये। जब मैंने कहा हंसी आनी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए था मैं कौन सी रेड डेटा बुक की बात कर रही हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। एक्सटेंट में ये भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है। पहली बार 1982 में अनाउंस किया गया था वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ये क्रोनोलॉजी में भी आ जाएगा कहीं भी लगाने को, ध्यान दीजिएगा। और ये इसको इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। 64 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से टेम्परेचर जो अर्थ का है वो बढ़ रहा है। फ्लाई ऐश कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एस्थमा। ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से होता है? CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। ईस्टर्न घाट्स को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है इंडिया का। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल ठीक है। ईस्टर्न घाट्स को माना जाता है कि वेस्टर्न घाट्स को? वेस्टर्न घाट्स को। कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में? इससे तुरंत ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया। 65 इनकरेक्ट चुनना है आपको। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? जो उच्च लवणता वाले जल में होते हैं, जो हाई सैलिनिटी वाटर होता है ना, वहां पाए जाते हैं। जब कोई भी सब्सटेंस पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो एक बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको बायो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, एनवायरमेंटल टर्म्स हैं ये। बहुत से ज़ेरोफाइट प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक तरीके का अमीनो एसिड स्टोर करते हैं जिसको जिबरलिन कहते हैं अपने सेल्स में, जो कि पानी और ऑस्मोटिक कैपेसिटी को जो है मेंटेन करता है। आइची टारगेट्स CBD में किए थे अडॉप्ट नागोया में, जापान में 2010 में। इनकरेक्ट बताना है। सी गलत हो गया। देखिए बहुत से ज़ेरोफाइट प्लांट्स जो होते हैं वो एक अमीनो एसिड को स्टोर करते हैं, जिसको आप बताइए ये अमीनो एसिड है कि ये एक प्लांट हार्मोन है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? प्रोलाइन नाम का होता है ये, जिसको स्टोर करते हैं, जो पानी और ऑस्मेटिक कैपेसिटी को मेंटेन करता है। 66 देखिए, अमाउंट ऑफ लेड एंड कार्बन पार्टिकल्स कहीं पे है तो उसको मेजर कैसे करते हैं? ये पोल्यूशन टेस्ट में आता है मोटर व्हीकल के। यूएस ने सक्सीड कर लिया है बायोफ्यूल बनाना ई कोलाई से, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है ना ये बैक्टीरिया, इससे। एसिड रेन अकर होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी टर्म सबसे पहले 1985 में अर्नेस्ट हैकेल ने यूज करी थी। कितना फेमस है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है। बायोडाइवर्सिटी टर्म अर्नेस्ट हैकेल ने थोड़ी की थी, ये की थी वॉल्टर रोजन ने। तो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने टर्म दी थी, इधर देखो हिंदी वाली तरफ, इकोलॉजी 1866 में। ठीक, याद रखना। और ये अर्नेस्ट हैकेल, इनका ध्यान रखना, दोनों में फर्क याद रखना। 67 आपको करेक्ट बताना है। देखो लिस्ट आ गई, आपको पता होना चाहिए कौन सी लिस्ट में कौन सा है। एक अपना कुछ पेज बना लो, उस पे तीनों लिस्ट डिवाइड कर लो, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स उसके लिख लो। तो देखो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फैमिली वेलफेयर हो गया, फूड हो गया, ये सब आता है। तो मतलब पहले आंसर देख लो, मतलब पहला गलत हो गया, सेकंड थर्ड ठीक है। स्टेट लिस्ट में क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, इरिगेशन आता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आता है, ड्रेनेज आता है। ठीक है, तो इरिगेशन तो स्टेट लिस्ट में आ गया, SL लिख लो इस पे। यूनियन लिस्ट में क्या आता है? यूनियन लिस्ट में शिपिंग आता है, UL लिख लो इस पे। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, मेजर पोर्ट्स, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, आपके इंटरनेशनल अफेयर्स, ये सब यूनियन लिस्ट में आता है। इनकरेक्ट बताना है। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रेजेंट किया था 2018 में नई दिल्ली में। अमृता बिश्नोई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया जाता है, बहुत ही बहादुरी दिखाई हो किसी ने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। महावृक्ष पुरस्कार स्टार्ट किया था नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड ने 1992-93 में। नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड सेटअप हुआ था अगस्त 1992 में। इनकरेक्ट बताना है। सी गलत हो गया। महावृक्ष पुरस्कार बिल्कुल ठीक है, नेशनल एफॉरेस्टेशन बोर्ड ने ही स्टार्ट किया था 1994 में। ठीक है, और नेशनल एफॉरेस्टेशन बोर्ड कब सेटअप हुआ था? 1992 में, याद रखना।
इसका काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, ये सारा काम है इस बोर्ड का। 69 क्यूआर सैम के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एक सिस्टम है जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टू प्रोटेक्ट मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स फ्रॉम एरियल थ्रेट। हवाई खतरों से बचाने के लिए ये गतिमान बख्तरबंद टुकड़ियों को हवाई खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्यूआर सैम डीआरडीओ ने डेवलप किया है बीईएल और बीडीएल के साथ मिलकर। आपको सही बताना है, क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है दोनों। तो ये आप अगर नहीं जानते हैं इसके बारे में तो यहाँ पे जान लीजिए। आप फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछ सकता है, पेपर में ना गलत करके आना, ठीक है। 70 ओहो गड़बड़ हो जाती है। चलिए, सी एक्ट्स लाइक अ स्टोर हाउस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है जो समुद्र होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स को इनिशियल लिंक माना गया है ओशियानिक सिस्टम का। मिनेमाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी एक ग्लोबल ट्रीटी है जो कि ह्यूमन हेल्थ को बचाने के लिए कमिटेड है। किससे? मर्करी और उसके कंपाउंड से। वियना कन्वेंशन 1985 में अडॉप्ट किया गया और इंप्लीमेंट किया गया 1988 में। सही कौन सा है? सही है सारे, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। 71 श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी मेरठ ने एमओयू साइन किया है कौन से देश के साथ जो फोकस करेगा एजुकेशनल रिसर्च, डेयरी कोऑपरेशन और इस सब में? ब्राजील के साथ एक एमओयू साइन किया है। कौन सा करेक्ट है? यूपी को 6 अवार्ड मिले हैं अलग अलग कैटेगरीज में अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लिवलीहुड मिशन। स्पार्क अवार्ड के तहत यूपी को 3रा स्थान मिला है ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में। महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना 2022 में यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। 1 टाइम ग्रांट दिया जाएगा लड़कियों को, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी डॉटर्स को जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। बताइए, स्कीम देखो सरकार किस किस तरह से स्कीम चला रही है। पहला और तीसरा सही हो गया है ये, दूसरा क्यों गलत हुआ? सेकंड प्लेस है क्योंकि कंट्री का, ओ स्टेट का हमारे, ठीक है। कौन सा सही है? इंडियन राइटर अरुंधति रॉय को अभी पेन पिंटर अवार्ड मिला है। ये सेकंड इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत फेमस किताब है, सुना होगा आपने, पढ़ा होगा हो सकता है अगर आप शौकीन हैं किताबें पढ़ने के तो। 74 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी सेटअप कर रही है जिसके लिए बिल जो है लोकसभा में प्रेजेंट कर दिया गया बजट सेशन में। एक 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने वैकुंठ मेहता नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी में पुणे में। सही बताना है आपको, सही है दोनों। 75 देखेंगे अब। बात हो रही है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024। बिल जब तक एक्ट नहीं बन जाता क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है जनरली पेपर्स में, लेकिन फिर भी आपको हल्का सा अंदाजा होना चाहिए। ये जो बिल पास किया ये किया है 2024 30 जुलाई को। मेन पर्पस क्या है कि और टाइट बनाएंगे इस बिल को और पनिशमेंट और अच्छी तगड़ी पनिशमेंट बनाई जाएगी। पहले मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल होती थी, 50,000 का फाइन लगता था। अब 3 से 10 साल पनिशमेंट को जो है प्रोविजन बनाया गया है इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन वाले केसेस में। 7 से 14 साल होगी मास रिलीजियस कन्वर्जन अगर कराया जाएगा विद फॉरेन मनी। तो आपको बताना है कौन सा सही पूछ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो बिल्स जो न्यूज में रहते हैं आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि न्यूज में है। देखिए करंट अफेयर पढ़ने का जो तरीका है वो ये नहीं है रटे जा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ने। जनरली भी आप बैठे 4 लोग समझदार पढ़े लिखे तो आपको पता होना चाहिए देश दुनिया में चल क्या रहा है, और यूपी का खासकर तो एक हिंदी का अखबार जरूर पढ़ना चाहिए आपको। अगर आप इंग्लिश का कोई अखबार पढ़ते हैं तो, हिंदी का पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में सेटअप हो रहा है। अगस्त 2024 में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और एक ई समन ऐप, मतलब नए जो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो सके नए 3 क्रिमिनल लॉस का चंडीगढ़ में। लूनर क्रेटर जिसका नाम लामू है, वो लामू पसांग शेरपा के ऑनर में जो है उसका नाम रखा गया है। द फर्स्ट नेपाली वुमेन टू समिट एवरेस्ट। आंसर बताना है आपको। तो ये भी ठीक है सारे। तो
तो छोटी छोटी खबरें हैं, कहीं कहीं की पता होना चाहिए। ई साक्ष्य लिखा आ जाए, कह दे कि ये तो गुप्ता पीरियड का सिक्का था, तो आपको खैर ई से पता लग जाएगा कि गुप्ता पीरियड का नहीं था, पर समझ गए, भावना समझ गए मेरी बताने की। करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। काम्य कार्थिकन यंगेस्ट इंडियन माउंटेनर हैं जिन्होंने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट को साउथ साइड नेपाल की तरफ से चढ़ाई करी। तो माउंट एवरेस्ट पे बड़े लोग चढ़ते हैं भाई। 1865 में ये हिमालयन पीक का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के हेड हुआ करते थे। और उस टाइम पे उन्होंने उसकी हाइट जो है वो एक्यूरेटली मेजर की थी। हाइट तो बढ़ रही है, अभी कितनी हाइट है माउंट एवरेस्ट की? माउंट एवरेस्ट की हाइट कमेंट कीजिए, कमेंट, मुझे याद रहता है फिर कि मैंने कहाँ पूछा है, फिर चेक करती हूँ मैं, ठीक है? फिर उन बच्चों को चॉकलेट मिलती है जो सब कमेंट करते हैं। इनकरेक्ट बताइए इसमें से। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 वाराणसी 7 फरवरी से 11 फरवरी 2025 में हुई। बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसी तरीके से रटना है इसको। किसी भी दिन उठा के पूछ लेगा मैच द फॉलोइंग फुल फॉर्म, उसी में ढेर हो जाओगे। बताओ कितना सिंपल था। इसमें 7 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये 7 मेंबर कंट्री हैं। फोकस करता है शेयर चैलेंजेस पे, जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो आसपास के देश होते हैं उनके चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ कॉमन होते हैं ना, तो वो हमेशा उनके मोटो में शामिल मिलेगा तुमको। पहला गलत हो गया है। ये जो समिट हुई थी ये हुई थी आपकी गांधीनगर में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। ठीक है जी, तो गांधीनगर लिख देते हैं कहीं पे जिससे आपको याद रहे। गांधीनगर कहाँ है ये नहीं बताएंगे आपको। चलिए करेक्ट बताइए। यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव की है नई फॉडर पॉलिसी, मतलब चारा नीति लेके आए हैं 2024 से 2029 तक। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? चारा उत्पादन में वृद्धि करना, गुणवत्ता परक पौष्टिक चारा होना चाहिए, वर्ष पर्यंत उपलब्ध कराना, पशुओं की उत्पादकता बढ़ा के कृषकों की आय में वृद्धि करना, चारा क्षेत्र में उद्यमिता एवं क्षमता का विकास करना, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, हर क्षेत्र पे ध्यान देना। कहने का मतलब ये है, सही है। 80 आपको बताना है। आ गया फेवरेट क्वेश्चन, यूपी का यूपी एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस ऑर्डिनेंस 2024। तो यूपी गवर्नमेंट ने 25 जून को अप्रूव किया था ये, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन अ ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर। और इसके तहत फिर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स भी थे जो पिछले पेपर हुए हैं। ये ऑर्डिनेंस क्या करता है? पनिशमेंट देता है 2 साल तक, या फिर पूरे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल जाएगा आपको, और 1 करोड़ तक का फाइन लगाया गया है अगर आप पेपर लीक करने में पाए जाते हैं तो, गिल्टी। प्रोविजन है परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा उन कंपनीज को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो ऐसी इरेगुलरिटीज कमिट करते हैं एग्जामिनेशन में। ये तो होना ही चाहिए, बहुत टाइट रूल। पिछला पूरा साल खराब हुआ है। देखो यूपीपीसीएस का पेपर कब होना था कंडक्ट और कब हुआ है। तो ये हमारी तरफ से जो प्रयास है आपका पेपर क्लियर कराने का, वो ये है कि हमारे विभिन्न पेड बैचेस चलाए जाते हैं लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करते हुए। यहाँ से आप बैच नेम, डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर सबके मैसेज आते हैं। फीस ये देख लो, फीस ये रही फीस, ठीक है। तो ये सारे जो भी आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल फायदा होगा। कोई और जानकारी चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। 81 देखिए ये जरूर आएगा बीच में। करेक्ट बताइए। एमएसएमई का कोई लीगल बेसिस नहीं है, कोई विधिक आधार नहीं है, लेकिन ये इंप्लीमेंट हो रहा है 1960s से। अकेली ऐसी क्रॉप जिसमें एमएसएमई पेमेंट का कुछ स्टैट्यूटरी एलिमेंट है, कुछ वैधानिक तत्व शामिल है, वो है गन्ना। यूपी गवर्नमेंट ने एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बिठाया रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में इलाहाबाद हाईकोर्ट में, टू प्रोब दी हाथरस स्टैम्पीड इंसिडेंट। जब भी कोई इंसिडेंट होगा आपको उसकी कमेटी का नाम बस याद होना चाहिए, यही पूछेगा, तो इससे ऊपर नहीं पूछेगा कुछ भी। 82 लेटेस्ट समर सेंसस जो रिलीज हुआ था जून 2024 में, उसके हिसाब से कौन सा फॉरेस्ट डिवीजन है यूपी का जहां पे स्टॉर्क जो है, सारस पक्षी, सबसे ज्यादा है? तो इटावा जो फॉरेस्ट डिवीजन है वहां पे सबसे ज्यादा क्रेन बर्ड्स हैं। पहले पे इटावा है, दूसरे पे मैनपुरी है, तीसरे पे शाहजहांपुर है। बस 3 याद कर लो, बहुत है। 83 कौन सा करेक्ट है? फोर्ट विलियम जो कि ईस्टर्न हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी का था, उसको नया नाम मिला था विजय दुर्ग के नाम से, मार्किंग एन इंपॉर्टेंट मोमेंट इन इंडियन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। फोर्ट विलियम को पहला थ्रेट जो हुआ था वो 1856 में हुआ था, जब कैलकाटा जो है वो सीज कैंपेन का टारगेट बन गया था। बताइए, तो ये कहाँ की बात कर दी कुछ इस क्वेश्चन ने? कुछ पता चला आपको कि नहीं चला?
बताइए आप मुझे भाई। 1756 में सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का, उसने अटैक कर दिया था फोर्ट को, ठीक है, 1756 में। ये तब की बात हो रही है। 84 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कौन सा गलत है? नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया है एएमयू को। 1875 में स्टैब्लिश हुई थी, इसको माइनॉरिटी स्टेटस पार्लियामेंट ने दिया था 1981 में, लेकिन उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत साबित कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो अब फिर मिला है, आपको बताना है, गलत नहीं है कोई। तो एएमयू न्यूज में है, तो इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट से लिंक कर लेना। कोई फेमस लीडर का नाम याद आ रहा हो तो उसका नाम भी कमेंट कर सकते हैं आप श्रद्धा अनुसार। 85 कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी? यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी मार्च में। Under this, a target has been set to produce 10 lakh metric tons of green hydrogen annually by the year 2028. Absolutely correct. 86 घर घर सोलर इनिशिएटिव। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने ये रूफटॉप सोलर घर घर सोलर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। मतलब हर घर को क्लीन एनर्जी से जगाएंगे, लाइट देंगे। मतलब अब आप अपने घर पे रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा लीजिए और आपकी घर की बिजली उससे जगमगाए, इसका ये मतलब है। टाटा पावर सोलर लिमिटेड सिस्टम ने ये इनिशिएटिव वाराणसी से शुरू किया है। कंज्यूमर को मैक्सिमम सब्सिडी भी मिल रही है 1,08,000 की, आप जब इंस्टॉल करते हैं सोलर पैनल छत पे अपनी। थोड़ा इंस्टॉलेशन की कॉस्ट काफी बताई जाती है ना, तो कोई सब सही है। 87 कौन सा करेक्ट है? योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने एक 4 मेंबर जुडिशियल कमेटी बनाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हर्ष कुमार की अध्यक्षता में। स्टैम्पीड इंसिडेंट जो हुआ था ना महाकुंभ में प्रयागराज में, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नॉर्थ इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में सेटअप हुआ है जुलाई 2024 में। यूपी कैबिनेट ने टाटा सन्स को अप्रूवल दे दिया है कि आप आइए म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स बनाइए अयोध्या में 650 करोड़ का। तो ऐसी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। करेक्ट पूछ रहा है तो आपको बताना चाहिए, बी है। पहला क्यों गलत हुआ? ये 3 मेंबर कमेटी है, पहली चीज तो, ठीक है। इलाहाबाद रिटायर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट जज है हर्ष कुमार, और बाकी सब बिल्कुल ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ये है टफ क्वेश्चन, हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई कमेंट ये ना करे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कोई नहीं, आप मत करो फिर, ठीक है। लेकिन ऐसी चीजें इसलिए प्रिपेयर कराई जा रही हैं कि आपको याद रहें चीजें। करेक्ट बताइए। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, 9 से 12 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको मतलब उनमें से टबेको मॉनिटर्स जो हैं अपॉइंट किए जाएंगे। देखो आप, मतलब ऐसा हो रहा है, बच्चे इसका मतलब ये खा रहे हैं उल्टी सीधी चीजें, जिसका एम क्या होगा कि टबेको कंजम्पशन बच्चों में रोका जाए। 3 स्टेट बिहार, यूपी, राजस्थान टॉप स्टेट्स हैं जिन्होंने वॉलंटरीली पीएम किसान योजना से बाहर निकल गई हैं। बताइए सही है दोनों? तो ये देखो कितनी अलग चीज है ये। 89 इंडिया का रैंक 85th आया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। भैया हर दूसरे दिन चेंज हो जाता है ये ठीक है। 2023 में इंडिया का रैंक 42nd था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। ये 2023 के पूछ रहा है, तो हालांकि लेटेस्ट वाले देख के जाना, मैं आपको अभी बता रही हूँ। और 111 था अमंग 125 कंट्रीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। पर आपको सब कुछ लेटेस्ट ही देख के जाना है। यहाँ पे पहला दूसरा ठीक है क्योंकि यहाँ पे 39th था। करेक्ट पूछ रहा ना, पहला दूसरा ठीक है। 85th है हेनले में, जापान नॉर्मली फर्स्ट पे रहता है। 39th ग्लोबल इंडेक्स में रहा और 107th रहा था। 107 इंडिया का रैंक था और 127 इसमें देश थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन लेटेस्ट वाला आप मुझे बताएंगे जरूर से। करेक्ट बताइए। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 5वीं टाइगर रिजर्व बनाई जाएगी यूपी की आफ्टर गेटिंग एविडेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, जहां बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से टाइगर पॉपुलेशन दिखी है, तो अब उसको बनाया जाएगा। यूपी माटीकला रोजगार योजना में 95% अमाउंट किसी प्रोजेक्ट पे जो है दिया जा रहा है, मैक्सिमम 10 लाख का, विच विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक एज अ लो। दोनों ठीक है। 91 देखिए, आपको इनकरेक्ट चुनना है। कोई मतलब कुछ क्राइटेरिया है कि महारत्न स्टेटस मिलेगा किसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को। कैसे? उसको लिस्ट होना चाहिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, मिनिमम प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए नाबार्ड के अंडर, एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा रहा होना चाहिए लास्ट के 3 सालों में, एवरेज एनुअल नेट वर्थ जो है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए पिछले 3 साल में, और एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट टैक्स हटा के
5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए लास्ट के 3 सालों में। करेक्ट आपको बताना है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है। पहला, ये जो है सेबी के रेगुलेशंस, नाबार्ड क्यों करेगा भाई इसमें कोई रेगुलेशन, सेबी के अंडर होना चाहिए। और एक और होता है कि इसके पास नवरत्न कंपनी का स्टेटस होना चाहिए, पहली चीज ये भी होती है एक। करेक्ट चुनना आपको। प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट की थी 1989 में। इस स्कीम के अंडर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को मर्ज कर दिया गया था ये जब स्कीम आई थी तो, और ये 7th 5 ईयर प्लान के टाइम पे स्कीम आई थी। ठीक है, ये कुछ फेमस योजनाएं हैं जो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। इन इंडिया अ न्यू स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च की 2016 में। फिर एक स्कीम आई पीएम आशा 2015 में, जिसका एम था इंश्योरिंग रेन्यूमरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस, जो वो उपज है उनकी उसके लिए उनको ठीक मूल्य मिलना चाहिए, लाभकारी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत पूछता है, सीडीपी, ये 1952 में शुरू हुआ था पहले 5 ईयर प्लान के वक्त। ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। पहला चीज, अब तक तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी इस चीज की, बी गलत है। एक सेकंड, बी गलत हो गया ना, तो बी क्यों गलत हुआ? पीएम आशा 2018 की है। पीएम आशा की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कभी भी। करेक्ट बताइए रिगार्डिंग प्लानिंग कमीशन। 5 वर्षीय योजना बनाने के लिए ये आया था, एडवाइजरी बॉडी थी, सलाहकार निकाय था, प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग है वो कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड था, जो कि जोसेफ स्टेलिन ने इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब फोर्थ में क्या ही लिखा है, कुछ भी। रशियन मॉडल पे बेस्ड था ये, ना कि कैनेडियन। ये ठीक है बिल्कुल। ईयर क्या था? 1950, तो जानते ही होंगे आप लोग। 95 करेक्ट चुनना है आपको। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022, फेवरेट क्वेश्चन। सब सहारन अफ्रीका का रैंक 1 है इन टर्म्स ऑफ पुअर पीपल। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पॉवर्टी रेट जो है वो 16.4% हो गया है, मतलब से नीचे आ गया है 2019-21 में। इंडिया हैज द फर्स्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। करेक्ट बताना है आपको। सही है तीनों। 96 रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल, लव जिहाद बिल जिसको बोला जा रहा है। ये बिल जुलाई 30, 2024 को पास किया गया। मैक्सिमम पनिशमेंट है इसमें कि उम्र कैद मिल जाएगी। और यूपी प्रोहिबिशन बिल जो है ये यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले दिन इंट्रोड्यूस किया गया था मॉनसून सेशन के। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, कोई गलत नहीं है। 97 यूपी गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड, ये सब याद किया करो कि ये बोल क्या रहा है। फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स कल्चर्स, IMLC, एक्सप्रेसवेज के साइड में सेटअप कर रही है। आपको बताना कौन से एक्सप्रेसवेज हैं ये, तो सारे हैं ये। और भाई पढ़ लो इसको ढंग से प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछेगा। गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, आगरा लखनऊ, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। कौन सा रैंक दिया है IIT कानपुर को, जो QS एशिया रैंकिंग अभी रिलीज हुई थी उसके अनुसार कौन सा रैंक दिया गया है? 63rd। तो यूपी के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो आपको पता होने चाहिए कि उनको वो कहाँ रैंकिंग में रहते हैं, कहाँ नहीं रहते। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी पहला इंटीग्रेटेड अर्बन रोड, ग्रीन रोड बनेगा यूपी का, जो चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, CM ग्रिड, अंडरलाइन करो उसको, याद करो दोबारा पढ़ के। बताइए कहां पे? मेरठ, हमारा मेरठ, ठीक है। छतक लगता हुआ। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी 9.90 किलोमीटर केबल ब्रिज बीइंग बिल्ट ऑन गंगा रिवर विल बी द लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज ऑफ यूपी? कहां पे होगा ये? प्रयागराज, ठीक है। ये याद रखना। ये वाली ऐसी वाली खबरें तो देखो इंपॉर्टेंट होती ही हैं।
सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है बॉर्डर, फेवरेट क्वेश्चन है ये भी, हिमाचल से, उत्तराखंड से, हरियाणा से। सिरमौर हिमाचल प्रदेश का शेयर करता है बॉर्डर सहारनपुर से। बलिया सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है। फर्स्ट सेकंड ठीक हो गया ना। सोनभद्र है सबसे सदर्न मोस्ट, मैं कई टेस्ट में ये वाला करा चुकी हूँ। मैचिंग कीजिए फेमस प्लेसेस और डिस्ट्रिक्ट, मैचिंग कर देंगे साथ में। टोम्ब ऑफ अशफाकुल्ला शाहजहांपुर, यहाँ पे ले आइए। भारद्वाज आश्रम और अक्षयवट कहाँ पे है, ये कैसे गलत कर सकते हैं, प्रयागराज। दशावतार टेम्पल कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, देवगढ़, ललितपुर। ओगरनाथ मंदिर, कालीपलटन मंदिर कहा जाता है इसको, मेरठ का बहुत ही फेमस मंदिर है, मेरठ। ठीक। 103 पीपल ऑफ माहीगीर ट्राइब आर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम रिलीजन। पानिका ट्राइब सोनभद्र और मिर्जापुर में रहती है। कर्मा फोक डांस बुक्सा ट्राइब ऑर्गेनाइज करती है, जैसे होली, नवरात्रि, जो भी उनके स्पेशल त्योहार होते होंगे उस पे। करेक्ट करेक्ट, 1 और 2 करेक्ट, तीसरा गलत हो गया। कर्मा फोक डांस जो है ये खारवाड़ ट्राइब करती है। देखो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स का आपको यूपी का वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, वो पढ़ लेना, ठीक है, उसी से बन जाएंगे आपके सारे सवाल। इनकरेक्ट बताइए। चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसको एल्फ्रेड पार्क कहते थे, इट इज अ पब्लिक पार्क इन प्रयागराज, जो कि 1870 में बना। किसान भाई स्कीम यूपी में आई 1994 में। हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया इंडिया स्टेट में यूपी में 10th 5 ईयर प्लान में। यूपी में वन महोत्सव वीक जो है वो पहले से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। दूसरा गलत है। किसान भाई स्कीम 1992 में आई और ये इंडिया में मनाया जाता है, ना कि यूपी में, हर जगह ही मनाया जाता है, मतलब ये वन महोत्सव वीक होता है। करेक्ट ऑप्शन बताइए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन तो आप देखिए लगा के चलिए, इस पे आएगा और ये बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। कौशाम्बी का आपका फूड प्रोसेसिंग है, बनाना बेसिकली। कानपुर देहात आपका एल्यूमिनियम यूटेंसिल है, तो बी ही हो गया आपका आंसर। अंबेडकर नगर का आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट है और बदाऊं का आपका जरी है। 106 नेशनल, ये फिर से डायरेक्ट करेंगे हम, करेक्ट बताना है आपको, तो कीजिए सॉल्व इसको। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर झांसी में है। वेजिटेबल से वाराणसी बताया था, हैंडलूम से वाराणसी, तो ठीक है सारे, कोई दिक्कत नहीं है। एथलेटिक्स हैज रिप्लेस्ड बैडमिंटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स भी चल रही है ना स्कीम, तो उसमें एथलेटिक्स की जगह बैडमिंटन कहाँ पे आया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रिप्लेसमेंट हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात इसमें, ठीक है। 2022 की ये स्कीम है, आपको पता होना चाहिए, लेटेस्ट ही है ये, ठीक है। 10 स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट इसमें बनाए जा रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये फिर से हमारे रीजनिंग के सवाल आ गए हैं, इनको आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। मिसिंग नंबर देख सकते हैं आप, इसका सी हो जाएगा आंसर। ये 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस कर दीजिए 1 × 1.5, ऐसे करके आपका ये आ जाएगा। 109 फिर आ गया मिसिंग नंबर, तो देखो सी 3 होता है, डी 4 होता है, जी 7 होता है, इनको प्लस करो तो 7 आ जाएगा। ऐसे इधर देख लेना, ए आ जाएगा, यू। अरेंज करो इनको एज पर डिक्शनरी में कैसे ये ऑर्डर आएगा, ये भी आसान है, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारे पेड कोर्स की प्रीलिम्स मेन से रिलेटेड जितने भी पेड कोर्स हैं, आपको बैच नेम डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। पॉज करके आप आराम से फीस स्ट्रक्चर, बाकी कुछ भी आपको पूछना है तो इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ये 1011 का देख लो, आप देखोगे ना 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन बना लिया करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके, तो आपको समझ आ जाएगा इसका, ठीक है। मैं आंसर बता दे रही हूँ, वेस्ट है। करेक्ट मिरर इमेज पूछ रहा है, तो करेक्ट मिरर इमेज ये हो जाएगी, सी। फिर आपसे पूछ रहा है रिलेटेड वर्ड्स बताइए ऑल्टरनेटिव, जैसे बॉटनी प्लांट्स, तो एस्ट्रोनॉमी भाई सितारे, स्टार्स। फिर आपको रिलेटेड वर्ड लेटर्स सर्च करना है गिवन ऑल्टरनेटिव्स में से, 2 4 8 5, इनका सबके ऊपर नंबरिंग कर लो, 2 3 4 5 8 9 और 5 6, ठीक है। तो 3 5 9 4 5 4, एक कम हो गया, 8 9, मतलब एक बढ़ रहा है, लास्ट वाला कम हो रहा है, ठीक है। इवन वाला +1 कर दो, ऑड वाला -1 कर दो, तो ऐसे आपका आंसर 7928 आ जाएगा। ऋतु वॉज मैरिड एट एज ऑफ 21, बच्चे को जन्म दिया 4 साल बाद, तो एज गैप कितना है ऋतु और उसके बच्चे में,
तो 21 + 4 25 साल हो गया। इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? डिस्क्रिमिनेशन से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? स्टेशन नहीं बन सकता। 2 टी कहाँ है? एक इसमें डिस्क्रिमिनेशन में। एक्स डिनोट करता है डिवाइड, ये आप कर सकते हो सॉल्व, भाई बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, इनको पूरा इक्वेशन बनाना होता है और फिर सॉल्व करना होता है। तो सी है आंसर, आप सॉल्व करके देख लेना। किसी कोड लैंग्वेज में रेड को ब्लू कह रहे हैं, ब्लू को वायलेट कह रहे हैं, तो इसमें मैंगो का कलर निश्चित नहीं किया जा सकता है। कौन सा डिफरेंट है बाकी से? ठीक है, तो बी डिफरेंट है। ये शुरुआती 2 नंबर जो है उनको यूज करके सम ऑफ डिजिट निकालना है और उसके बाद सिंगल डिजिट नंबर ना प्राप्त हो जाए, तो बी के अलावा रिजल्टेंट सब सिंगल डिजिट नंबर बन रहे हैं। वंदे का कोड FE, वंदे इज FEOBW, तो मात्रम कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये आप इंटरचेंज करोगे ना तो बनेगा, देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। वंदे का कोड है FEOBW, तो देखो VW, ठीक है, ABNODEEF, ऐसी टेढ़ा मेढ़ा करके जोड़ोगे ना उसको मात्रम को, तो NBSUBN आ जाएगा। NBSUBN कौन सा है? D। ठीक है, ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस रोज करते रहो खुद से, तो ही होंगे ये क्वेश्चन सॉल्व। अभी फिर आ गया, शीतल 27 डेज यंगर है अपने हस्बैंड प्रवीण से, बर्थडे तब था, तो प्रवीण का बर्थडे कब होगा? ये ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो डी हो जाएगा फ्राइडे आंसर। फिर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज पूछ रहा है ABC की, सम रो का 11 है तो सबका 11 आना चाहिए, इस हिसाब से आपका ये होना चाहिए। सेंसस 2011 के हिसाब से आपको बताना है कौन सा सही है। यूटीज की बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ST की दादरा एंड नगर हवेली में देखी गई है। 2 डिस्ट्रिक्ट नागालैंड की लोएस्ट पॉपुलेशन है, वहां पे लॉन्गलेंग और किफेरे। हिमाचल प्रदेश में चाइल्ड सेक्स रेशियो मिनिमम है इन टर्म्स ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाज केरला। 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत हो गया। हरियाणा में चाइल्ड सेक्स रेशियो मिनिमम है दोनों जगह, करेक्ट पूछ रहा था ना ये, हरियाणा में है, ठीक है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। तो अच्छा काम किया है स्टेट ने, ये वो स्टेट है जो बहुत ही इनफेमस रहा इन सब चीजों में। इनकरेक्ट बताना है ISFR 2023 के हिसाब से। मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट ट्री कवर का कहां देखा गया? छत्तीसगढ़ में। मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर का, ये ट्री कवर का था मिजोरम में, और मैक्सिमम डिक्रीज कहां देखा गया? MP में, तो डी हो जाएगा आपका आंसर। करेक्ट ऑप्शन चुनना है आपको रिगार्डिंग यूपी बजट 2025-26। तो यही देखेंगे, जीरो पावर्टी कैंपेन के अंडर जो लॉन्च किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, टारगेट सेट किया गया है कि मिनिमम एनुअल इनकम जो है सबसे पुअरेस्ट फैमिलीज की 1,25,000 हो। 79,500 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत 3 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में टोटल 22,089 सोलर पंप्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं इन द ईयर 2024। आंसर करेक्ट पूछ रहा है आपसे, बी सही है, सेकंड और थर्ड सही है। एक सेकंड, नहीं, सेकंड थर्ड नहीं, 1 मिनट। इसमें आपका सारे स्टेटमेंट सही हैं। हाँ, ये यूपी बजट का क्वेश्चन है, सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा एक बार, जीरो पावर्टी कैंपेन है, कितना इसमें गया, कितना इसमें गया, और इसके तहत कितने सोलर पंप्स लगे। इंपॉर्टेंट वाला सब आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ये 126 पे आ गए हम। करेक्ट ऑप्शन बताइए यूपी सेंसस 2011 के हिसाब से, तो उसको चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट महोबा है, सबसे कम डेकेडल ग्रोथ रेट कानपुर नगर, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी ललितपुर की है, सबसे कम लिटरेसी रेट अराउंड 46% है, 46.7 आपका श्रावस्ती का, तो डी हो जाएगा आंसर। 127 कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जहां पे नई सेंचुरी बन रही है बेयर्स के लिए, भालू के लिए? आपका पेपर क्लियर हो जाइएगा तो आप जाइएगा देखने, भालू देख के आइएगा। सोनभद्र। आपको इनकरेक्ट चुनना है। चीफ मिनिस्टर फार्मर एक्सीडेंट वेलफेयर स्कीम 2019 में आई थी,
उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत 96 लाख फैमिलीज से ज्यादा विमेन कवर्ड है। 31 लाख दीदीज हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर लखपति महिला योजना। आंसर तो सारे ठीक है। ये सेंसस का क्वेश्चन है, यूटी पूछ रहा है हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का है? अंडमान का। हाईएस्ट सेक्स रेशियो पुडुचेरी, हाईएस्ट लिटरेसी रेट लक्षद्वीप। सारे ठीक हैं। इनकरेक्ट बताना है 138 में। तो महिला समृद्धि योजना यूपी गवर्नमेंट रन कर रही है किसके लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ विमेन ओन्ड प्रोड्यूसर कंपनी। मनरेगा स्कीम के तहत विमेन का पार्टिसिपेशन जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का वो 32% रहा है। यूपी का रैंक पहला है एमएसएमई 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स के साथ। गर्ल मैरिज असिस्टेंट स्कीम के तहत असिस्टेंट दी जाएगी जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनकी 2 बेटियों की शादी के लिए। आपको गलत बताना है, तो बी गलत है आपका। क्यों? क्योंकि जो ये परसेंटेज है दिस इज 42%। 131 इनकरेक्ट बताना है आपको। लेटेस्ट मिनरल डेटा 2024 का, इसमें आपको रैंक है, मतलब इन सब में क्या फर्स्ट रैंक है तो देख लीजिए। सिल्वर में टॉप पे राजस्थान है, फिर कर्नाटका है। स्टील में टॉप पे उड़ीसा है, फिर झारखंड है। टिन में, टिन हो जाएगा हमारा आंसर, झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ है टॉप पे। और यूरेनियम में आंध्र प्रदेश है। 132 यूपी का जो पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन था 2,38.2 लाख लैंड होल्डर्स आउट ऑफ टोटल 14.6 करोड़ लैंड होल्डिंग अक्रॉस द कंट्री एज पर 10th एग्रीकल्चर सेंसस। टोटल एग्रीकल्चरल एरिया के टर्म्स में यूपी थर्ड प्लेस पे है एज पर 10th एग्रीकल्चर सेंसस। 7 सिटीज यूपी की ऐसी हैं जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। आंसर बताएंगे? ठीक है ये भी तीनों। 133 अब देखिए कुछ पिक्चर दी हुई है। बॉलीवुड जानते हैं पर सब ये सब नहीं जानते होंगे। आपकी मातमगी पहली असम की पिक्चर है 1972, नजराना पहली राजस्थानी है आपकी 1942, सीता विवाह पहली उड़िया पिक्चर थी 1936, जॉय मोती पहली मणिपुरी थी। तो बताइएगा आप मुझे आंसर। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये पहली मणिपुरी है और ये जो जॉय मोती है पहली आसाम की है। ठीक है, तो ये भी देखा करो, बॉलीवुड ही मत देखा करो। इनकरेक्ट बताइए। उगाड़ी इज अ हिंदू फेस्टिवल दैट मार्क्स न्यू ईयर्स डे। न्यू ईयर डे होता है उगाड़ी पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में। फोक डांस है कश्मीर का जो लड़के परफॉर्म करते हैं, बच्चा नगमा। लोसार मेघालय में मनाया जाता है। शैपी लेम्फी एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक है, एम्ब्रॉयडरी करती हैं मेती कम्युनिटी की औरतें। सी हो जाएगा आंसर। लोसार आप बताइए कब मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, कब नहीं कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल में मनाया जाता है। मोनपा करके एक ट्राइब है, वहां के लोग इसको मनाते हैं। 135 करेक्ट बताना है आपको। फोक म्यूजिक और रिलेटेड स्टेट आपको मैच करना है, बताइए। आल्हा पाई गीत एमपी का है, मांड और पनेहारी राजस्थान का है, लावनी और पोवडा महाराष्ट्र का है, ओवी कहाँ का है? ओवी भी महाराष्ट्र और गोवा का है। बी हो जाएगा आंसर। 136 आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। चारकुला फेमस फोक डांस है ब्रज का। एक नया फोक डांस है जा जिन जा, जा सिमरन जा, जो शादियों में गाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के। सुवा डांस बैगा ट्राइब करती है, औरतें वहां की एमपी की। सैला डांस बैगा ट्राइब ऑफ वेस्ट बंगाल करती हैं, बताइए। तो ये सैला नृत्य हो जाएगा गलत, क्योंकि ये जो ट्राइब है बैगा ये आपकी एमपी की है। ट्राइब पढ़नी पड़ेगी, मैप से पढ़ो, आसान रहेगा। खरीफ क्रॉप 63% टोटल क्रॉप एरिया का अकाउंट करती हैं और 55% नेशन के टोटल फूड ग्रेन आउटपुट में कंट्रीब्यूट करती हैं। एमएसएमई एक्ट 2009 में आया था टू एड्रेस द पॉलिसी इश्यूज अफेक्टिंग एमएसएमईज एज वेल एज सेक्टर कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। करेक्ट बताना है, पहला सही है। एमएसएमई एक्ट 2000 बताइए बताइए 6 का है, ना कि 9 का। 138 उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत ने पर्यावरण अनुकूल एनवायरमेंट फ्रेंडली एक लेबलिंग शुरू करी थी इको मार्क के नाम से। कब करी थी? इतना ही देखो टाइम मिलेगा पेपर में भी, पढ़ने का, बताने का, सब करने का, इकट्ठा ही होता है सब। 39 ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कुछ वेजिटेबल्स का, आपको बताना है लाइफ साइकिल के हिसाब से कौन सी एनुअल है, कौन सी बाइनियल है, कौन सी पेरेनियल है। तो ये ए ठीक हो जाएगा बस, और ये इंटरचेंज्ड है। बाइनियल में कॉलीफ्लावर अनियन आएगी, पेरेनियल में टर्मरिक स्वीट पोटैटो ये सब आएंगी।
140th। MSME, MSP, MSP पे क्वेश्चन जरूर बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है हमेशा। MSP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है सोइंग सीजन की शुरुआत में कुछ क्रॉप्स के लिए, रेकमेंड करता है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कई बार यही पूछ लेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 क्रॉप के लिए फिक्स किया जाता है, प्लस गन्ना उसमें है क्या? नहीं, गन्ने के लिए फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस आता है, रेकमेंडेशन सेम कमीशन देता है। 12 में से 14 क्रॉप राबी सीजन की हैं, 6 खारिफ की हैं, 2 कमर्शियल हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये आपको पता ही होगा, 14 क्रॉप खरीफ की हैं और 6 राबी की हैं, है ना। ज्यादा जो है वो खरीफ हैं, कम राबी हैं। और ये कमर्शियल क्रॉप कितनी है, जरा इनके नाम बताइए मुझे कमेंट करके। MSP पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लीज स्कोर जरूर कमेंट कीजिए। कोई भी आपको डाउट लगता है पूरे टेस्ट में, आप डेफिनेटली बताइए, खुद की मेहनत पहले पूरी करके उसके बाद आप कमी निकालिए, जो भी आपको करना है। हमारी साइड से पूरा एफर्ट किया जा रहा है कि आपको बेस्ट चीज प्रोवाइड हो सके, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। टेस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, टाइम मैनेजमेंट है। कि पेपर में आप मेरे साथ साथ यहाँ पे हम फटाफट से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और सही आंसर मार्क कर रहे हैं, सब कुछ देख के, ठीक है। तो आप प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए, अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए। यहाँ देखिए आप 60 प्रश्नों का ये पूरा टेस्ट है, इससे आप बेहतर अभ्यास कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, और अगर आपने पहले से चीज़ों को पढ़ रखा है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए विलोम शब्दों से हमारा आरंभ हो रहा है। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से आकर्षण शब्द का विलोम आपको बताना है। आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण होगा, अनाकर्षण होगा, अपकर्षण होगा या सभी होगा? तो आकर्षण का जो सर्वथा उपयुक्त विलोम होता है वो अनाकर्षण होता है, ठीक। आकर्षण का अनाकर्षण जो है वो सर्वथा उपयुक्त होता है। ये अगर मौजूद है तो बाकी हम किसी को नहीं चुनेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तमस, तमस का आपको विलोम बताना है। तो तमस का मतलब बुराई भी होता है, अंधकार भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिए हैं उसी में आपको चुनना होगा। तो सत्व होगा, तरल होगा, तरुण होगा, तिक्त होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सत्व हो जाएगा। सत्व मतलब होता है अच्छाई, तमस मतलब बुराई। इसके बाद देखें अगले वाले को, ग्राह्य। ग्राह्य का विलोम बताइए, क्या हो जाएगा? ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है त्याज्य, अग्राह्य और ग्राम्य। तो ग्राम्य तो होगा नहीं, त्याज्य ग्राह्य का विलोम है, आप जानते ही हैं। और ग्राह्य में अगर आप अ लगा देते हैं शुरुआत में, अर्थात एक उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो भी ये विलोम बन जाता है। तो दोनों परिस्थितियों में ये दोनों ही शब्द जो हैं ये ग्राह्य के विलोम है, अर्थात दोनों ही होंगे, मतलब ए और सी। त्याज्य भी इसका विलोम होगा और अग्राह्य भी इसका विलोम होगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इनमें से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है, बताइए। विहित का निषिद्ध दिया है, षठ का समास दिया है, स्वकीय का परकीय और हेय का प्रेय। कौन सा इसमें से गलत है? तो चौथा आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। षठ का समास दिया हुआ है और वही गड़बड़ है, ठीक। षठ का विलोम क्या होगा? सज्जन होगा। षठ मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि मूर्ख भी है और दुष्ट विचारों वाला है, उसको षठ कहा जाता है। उसके एवज में जो विलोम होगा वो या तो भद्र हो जाएगा या सज्जन हो जाएगा। समास का व्यास होता है, समास मतलब होता है सिकुड़ना, व्यास मतलब फैलाना। तो बी वाले विकल्प को हमने चुना इसमें से। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। हेय का प्रेय जो दिया है ना वो ठीक दिया है, उसमें गड़बड़ नहीं है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यहां देखिए अथ का विलोम शब्द बताइए। तो अथ मतलब होता है आरंभ, किसी चीज की शुरुआत, तो इसका हो जाएगा इति। इति मतलब समापन या संपूर्णता। प्रश्न संख्या 6, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? ये तो सीधा है, आप आराम से कर सकते हैं, अल्पायु। इसके बाद 7वां, कलुष का विलोम शब्द बताइए। तो कलुष का क्या होना चाहिए? अब यहाँ उपसर्ग लगाकर बनाया गया है, उसी में से एक चुनना पड़ेगा। तो पाप शून्य लिखा है, निष्पाप लिखा है, निष्कलुष लिखा है और निष्करुण लिखा हुआ है। तो हम यहाँ चुनेंगे किसको? निष्कलुष को चुनेंगे। कलुष मतलब पाप से युक्त, जिसके अंदर बुराई हो। तो इसमें से निष्कलुष को चुन लिया, यानी पाप से रहित, पवित्र। अब 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए। श्री गणेश, कहते हैं इस काम का श्री गणेश किया, यानी आरंभ किया। तो इसका विलोम शब्द आपको बताना है। बताइए इसमें से क्या होगा? श्री राधा होगा, विनाश होगा, इतिश्री होगा। तो श्री गणेश का इतिश्री होगा। श्री गणेश मतलब आरंभ, इतिश्री मतलब समापन। प्रश्न संख्या 9, अधुनातन का विलोम शब्द क्या है बताइए। प्राचीन होगा, भूतकालिक होगा, पुरातन होगा, विगतकालीन होगा। तो 9वां प्रश्न आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका पुरातन हो जाएगा। अधुनातन मतलब नया।
ठीक, इसका पुरातन सबसे उपयुक्त विलोम है। प्रश्न संख्या 10, आय का विलोम होता है व्यय, सरल का होता है कठिन, गुरु का होता है लघु और धर्म का होता है अधम। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा विलोम युग्म गलत है। तो गलत है इसका डी वाला, धर्म का होता है अधर्म, अधम नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, वर्तनी के लिहाज से कौन सा शब्द सही है बताइए। आधिक्य दिया है, अधिक के दिया है, आधिक्यता दिया है। अब यहां से वर्तनी चेक होनी शुरू हो गई है। तो बताइए आधिक्य को हम लोग लिखते कैसे। अधिकता लिखते हैं, लेकिन अधिकता शब्द यहाँ कहीं लिखा नहीं है। आधिक्य लिखते हैं, अब आधिक्य कैसे लिखा जाता है बताइए। तो इसमें से सही जो शुद्ध शब्द है वो हमारा ए वाला ही है। आधिक्य लिखा जाता है बिल्कुल ऐसे ही। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। यहाँ सही शब्द आपको बताना है कौन सा है। मुकंद लिखा है, यशोलाभ लिखा है, मारुति लिखा है, मोहार लिखा है। इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला है वही आपको चुनना है। देखें और बताएं। तो प्रश्न संख्या 12 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। यशोलाभ जो इसमें लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है। बाकी सारे शब्दों में वर्तनी का दोष है। मुकंद नहीं होता है, मुकुंद होता है। यहाँ पर नीचे छोटी ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी। मारुति नहीं होता है, मारुति होता है। त पर छोटी ई की मात्रा होती है। और मुहार नहीं होता है बल्कि मुहार होता है। यहाँ पर ऐसे म पर छोटे ऊ की मात्रा होगी, न कि ओ की मात्रा। तो यहाँ मात्राओं का दोष था जो कि हमने दूर किया। फिलहाल बी को चुना। प्रश्न संख्या 13 को देखिए। सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। आयंदा, उच्चिष्ट, इतवार या फिर बी और सी दोनों। तो सही जवाब इसमें से डी हो जाएगा। बी और सी दोनों ही यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाले हैं। उच्चिष्ट जो लिखा हुआ है वो भी ठीक है और इतवार जो लिखा है वो भी ठीक है ना। दोनों ही सही लिखे हैं। इसमें हम जो 13वां प्रश्न है इसे देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मतलब डी को चुनेंगे ना तो डी वाले पे निशान लगा लेते हैं। आयंदा नहीं होता है, आइंदा होता है। यहाँ पे ई पर छोटी ई पर जो अनुस्वार का चिन्ह है वो लगता है, छोटी ही रहेगी। तो इसको हम शुद्ध कर सकते हैं। फिलहाल ये दोनों सही दिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। देखिए और बताइए। खोडशी लिखा है, षडानन लिखा है, श्रीयुत लिखा है, बृहतर, भगिनी, भर्त्सना, प्रोज्वल, प्रलयंकर और प्रमाणिक, उद्दीप्त, उरु और उर्मी। बताइए कि किसमें जो तीनों शब्द दिए हैं तीनों ही गलत दिए हैं। तो इसका जो सी वाला है लिखा हुआ है प्रोज्वल, प्रलयंकर, और प्रलयंकर नहीं लिखा है बल्कि लिखा हुआ है प्रलयंकर। मतलब कुल मिलाकर ल के ऊपर जो अनुस्वार का चिन्ह है वो लगा हुआ है। और प्रमाणिक, ये तीनों ही गलत लिखे हैं। प्रज्वल होता है, प्रोज्वल नहीं होता है। ठीक है, जैसे उज्ज्वल लिखते हैं वैसे प्रज्वल होगा। यहाँ ज जो है 2 बार रहेगा, आधा रहेगा, और यहाँ ओ की मात्रा नहीं रहेगी, सिर्फ प्र रहेगा। और यहाँ जो प्रलयंकर लिखा है य के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह रहेगा, न कि ल के ऊपर। यहाँ ल पे लगा दिया है। और प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। तो ये तीनों ही शब्द यहाँ गलत दिए थे, इसीलिए हम यहाँ सी वाले विकल्प को चुनते हैं, जिसकी वर्तनी मतलब तीनों की वर्तनी इसमें गड़बड़। इसके बाद 15वें प्रश्न को देखिए। यहाँ सन्यासी की सही वर्तनी आपको पहचाननी है, कौन सी होगी। ठीक है, ऊपर बिंदी भी रहेगी, नीचे आधा न भी रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 को देखिए। अब यहाँ कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो दंगे में गोलियों की बाढ़ हुई थी, वह रोज पौधों को सींचता है, बाढ़ से भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, वे सच्चे इंसान हैं। तो इसमें से अशुद्धि कहाँ पर है। देखिए अशुद्धि इसमें पहले वाले में ही है। दंगे में गोलियों की बाढ़ नहीं बल्कि गोलियों की बौछार हुई थी। यहाँ गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगले वाले को देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उन्हें अब शंका नहीं बची, उसकी शंका का समाधान हो गया है, उसकी शंका का निस्तारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है। मतलब एक ही वाक्य को कई प्रकार से लिखा है। इसमें जो सबसे सही प्रकार है वो कौन सा है। तो 17वें को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला। उसकी शंका का समाधान हो गया है, यही सबसे शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 18। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है बताइए। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। तो 18वां आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यही वाला गलत दिया है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया या प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ऐसे आप लिखेंगे। इसमें ये लिखने का तरीका इसका गलत है, बाकी जितने हैं वो ठीक है। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। शुद्ध वाक्य बताइए। शरद काल के दोनों में चंद्रमा को शोभा देखने योग्य होती है। तो देख के ही मालूम हो रहा है गलत है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरदकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा, मतलब एक ही ढंग से घुमा घुमा कर
इसमें दिया हुआ है। बताइए जो इसमें शुद्ध तरीका है वाक्य को लिखने का वो कौन सा है? तो सही जवाब इसका सी वाला हो जाएगा। ठीक, यही सबसे इसमें बेहतर तरीका है। शरत काल में यहाँ अगर हम लिखते हैं कि शरत काल के दिनों में, काल और दिन यहाँ समय के दोनों जो मापन है वो एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। तो शरत काल में चंद्रमा की शोभा दर्शनीय होती है या देखने योग्य होती है, ये वाला सही। 20वें को देखिए, अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। अब प्रश्न संख्या 20 को देखिएगा। अशुद्ध वाक्य आपको इसमें से चुनना है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। और डी में लिखा हुआ है कि भाई ए और बी दोनों ही गलत है। तो डी वाला एकदम ठीक बोल रहा है। असल में ए और बी दोनों ही यहाँ पर निकम्मे हैं, दोनों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो आइए इन वाक्यों को सीधे रास्ते पर ले आते हैं। पहला वाक्य जो है इसमें कहा गया कि अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। आप जानते हैं अध्ययन कैसे लिखा जाता है। और हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए नहीं। बाकी सी वाला एकदम ठीक दिया है, तो उसमें कोई समस्या ही नहीं है, हमने डी को चुना। इसके बाद अब यहाँ से फिर हमारा जो मोड है वो बदल गया है। अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्दों की ओर चल रहे हैं। ये वाला आयोग बहुत तेज पूछता है। ये नायिकाओं का प्रकार, नायकों का प्रकार, मतलब भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वहां पर आयोग की विशेष रुचि दिखाई देती है। और इसमें देखें, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो या विदेश गया हो, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। 2 तरह के वाक्य होते हैं, परदेश जाने वाला है और परदेश चला गया है, दोनों में अंतर है। मतलब अभी अटैची ब्रीफकेस अपना पैक करके टिकट वगैरह कटवा लिया है और जाने की तैयारी कर रहा है, तो उसकी जो पत्नी है या उसकी जो प्रेमिका है वो देख देख कर आंसू बहा रही है, दुखी हो रही है, एक वो कंडीशन है। और दूसरी ये है कि भाई वो बोरिया बिस्तर समेट के जा चुका है और उसकी जो प्रेयसी है, उसकी जो प्रियतमा है मतलब प्रेमिका, वो घर बैठ के रो रही है, उसकी प्रतीक्षा कर रही है। 2 कंडीशन हो सकती है। तो अब यहाँ पर यह है ना कि वो चला गया है, तो चला गया है तो ऐसी कंडीशन में महिला को क्या कहा जाएगा? प्रोषित पतिका कहा जाएगा कि प्रवत्सित पतिका कहा जाएगा? बाकी आप भी जानते हैं कि नवोढ़ा और आगत पतिका होने वाला है नहीं। तो आप जानते हैं कि जब चला गया है तो प्रोषित पतिका कहेंगे। ठीक है, प्रोषित पतिका या प्रेषित पतिका कहा जाएगा अगर उसका पति पहले से परदेश में चला गया है और नायिका जो है वो इस वजह से दुखी है। अगर जाने वाला है तब प्रवत्सित पतिका, यानी प्रवास की तैयारी कर रहा है और उसको प्रवास के लिए तैयार होता है देख के जो उसकी प्रेयसी है वो दुखी हो रही है, तब प्रवत्सित पतिका को चुनेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं, तो इसलिए हम बी को नहीं चुनेंगे। नवोढ़ा उस महिला को कहा जाता है जिसकी अभी नई नवेली शादी हुई है। आगत पतिका का मतलब क्या है? जिस प्रेयसी का पति या जिस नायिका का पति परदेश से लौट आया है। तो यहां पर हमने ए को चुना। प्रश्न संख्या 22, जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? अच्छा, ये नायिकाओं और नायकों का प्रकार ना थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आयोग कभी कभी इसमें बड़ी गहराई में घुस जाता है। तो जैसे नायिकाओं का प्रकार आप देखते हैं ना, असूर्यम पश्या, प्रोषित पतिका, आगत पतिका, आगमित पतिका, आक्रमिता नायिका, इस तरह के तमाम शब्द आपको दिखाई देते हैं। बहुत सारे हमारे ही टेस्टों में अनोखे शब्द आपको जो ऑफलाइन टेस्ट है उसमें देखने के लिए मिलेंगे, अभी उसका भी वीडियो आएगा, तो वो देख लीजिएगा। साथ में जो नायकों के प्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि भरत मुनि ने सिर्फ नायिकाओं की ही वैरायटी बांट के रखी हुई है, नायक भी हैं। नायक में मूल रूप से धीर ललित, धीर प्रशांत, ऐसे आपको शब्द दिखाई देंगे, धीरोद्धत, धीरोदात। तो इनका मतलब क्या होता है ना, ये बहुत मतलब फेवरेट एरिया है आयोग का। आगे बढ़ते हैं भाई, 22वें को देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ है, ये वाक्य है, बताइए इसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? जिसके हृदय पर आघात हुआ है, मर्माहूत, मर्माहित, मर्माहुत, मर्माहत। एक ही शब्द को 25 तरह से घुमाया, लेकिन आप जानते हैं कि मर्माहत होता है। मर्म मतलब होता है हृदय, और मर्म से आहत यानी हृदय से घायल हुआ। आगे देखते हैं, कलेजे में घाव लगा। प्रश्न संख्या 23, अभिज्ञ शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्य आपको बताना है। कुछ लोग जो है वो अभिज्ञ, अनभिज्ञ और भिज्ञ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा ये जानते रहिए। देखिए, अभिज्ञ या भिज्ञ दोनों का मतलब होता है जानकार। इसके अलावा विज्ञ, प्रज्ञ, इन दोनों का मतलब भी होता है जानकार, जानने वाला। शब्दों के अर्थ में बारीक अंतर हो सकता है, लेकिन एक कमोबेश जो मोटा इसमें अर्थ है वो इन सब का मतलब होता है जानकार। और अज्ञ और अनभिज्ञ, ये जो 2 शब्द हैं इनका मतलब होता है अज्ञानी या मूर्ख। ठीक, तो अब यहां पर अभिज्ञ दिया हुआ है, इसके लिए हम क्या चुनेंगे बताइए? तो जानने वाला, विशेष जानकारी रखने वाला, उसको कहा जाता है अभिज्ञ। यहां देखिए, होतव्य, होतव्य का मतलब क्या होगा? तो होता का मतलब होता है हवन करने वाला, और होत मतलब होता है हवन। ठीक, और होतव्य मतलब होता है हवन में इस्तेमाल करने वाला या हवन करने योग्य। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? सी वाले विकल्प को।
ठीक, यज्ञ या हवन में काम लाने योग्य जो चीज़ है उसको हम होतव्य कहेंगे। आमतौर पर जो आहुति की वस्तुएं होती हैं उनको होतव्य कहा जाता है। 25वें को देखते हैं, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, इसको क्या कहेंगे? स्पर्धा कहेंगे, स्थावर कहेंगे, स्त्रैण कहेंगे, स्वाधीन कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे स्पर्धा। प्रश्न संख्या 26, प्रज्ञा चक्षु किसको कहते हैं? यहां ज्ञ समझिएगा आप, ठीक है, ऐसे प्रज्ञा चक्षु। तो प्रज्ञा चक्षु हम किसको कहेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति को कहेंगे, मूर्ख आदमी को कहेंगे, बेवकूफ जो है उसको, तर्कशील व्यक्ति को कहेंगे जिसकी तर्क शक्ति, मेधा शक्ति बहुत प्रबल है, या अंध ज्ञानी आदमी को कहेंगे? बताइए। तो इसमें ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका जो सी वाला विकल्प है ना वही सही है, ठीक है। तर्कशील व्यक्ति को ही हम प्रज्ञा चक्षु कहेंगे। यहां आप कहेंगे कि अंध ज्ञानी क्यों नहीं हो सकता है? मतलब प्रज्ञा ही, जिसकी प्रज्ञा या जिसकी बुद्धि ही उसके नेत्र हैं, ऐसा अंधा व्यक्ति जो है उसको भी हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। लेकिन अंध ज्ञानी का मतलब होता है जो एक जानकारी उसको पता है उसी का पिष्ट पेषण कर रहा है, उसी को बार बार दोहरा रहा है, उस पर तर्क से काम नहीं लेता है। मतलब एक ढर्रे पर चलने वाला जो एकदम अंधा ज्ञानी होता है, एक ज्ञान उसके पास है, उसी की वो बार बार माला जप रहा है, किसी की सुनता उनता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अंध ज्ञानी कहा जाता है। लकीर का फकीर जैसे औरंगजेब या इस तरह के और भी उदाहरण आपको दिखेंगे। अंध ज्ञानी का वो मतलब हो जाएगा, ठीक। प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है ना ऐसा व्यक्ति जिसकी चक्षु, जिसके नेत्र उसकी प्रज्ञा है। तो आमतौर पर अंधे व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, न कि अंध ज्ञानी के लिए, दोनों में अंतर है। इसीलिए हम तर्कशील व्यक्ति का वाला जो विकल्प है उसको चुनेंगे। कुल मिलाकर प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है ज्ञान रूपी नेत्र से देखने वाला, अर्थात तर्क करने वाला और तर्क बुद्धि से काम लेने वाला। तो सी वाला विकल्प इसमें सर्वथा उचित है। इसके बाद 27वें शब्द को देखिए, 27वें प्रश्न को देखिए। गौ शब्द के लिए सही वाक्य का आप चयन करिए। गौ यानी आप समझ रहे हैं गाय या गोवंशी पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, लेकिन इसमें गौ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इससे तात्पर्य। तो घास खाने वाला, चलने फिरने वाला, गो गो करने वाला, ठीक है, विकल्प बड़े मजेदार हैं। और धरती को उठाने वाला, तो चलने फिरने वाला, चलायमान, जो चलायमान है वो गौ है, ठीक, ऐसा माना जाता है। ये गौ शब्द जो है ना, इसका अगर जो शाब्दिक अर्थ है उस पर जाएं तो इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है चलने फिरने वाला, चलायमान। तो 27वें का हो गया बी। अच्छा, इसके बाद 28 को देखें। 28 में कहा गया सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? हमने भाई अज्ञ और अनभिज्ञ को देखा, साथ में विज्ञ, प्रज्ञ और अभिज्ञ को भी देख लिया, लेकिन ये सर्वज्ञ रह गया था। तो ज्ञ का मतलब यहाँ ज्ञानी से है, बाकी सर्व का मतलब होता है सब कुछ, तो सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ जानने वाला तो केवल एक ही मतलब एक ही उसमें सत्ता हो सकती है, ईश्वर की हो सकती है, भगवान के अलावा कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो इसमें आप चुनेंगे किसको? जिसे सबके विषय में जानकारी हो, अर्थात जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। 29 को देखिए। यहां पर देखें कहा गया जंगल में लगी आग। अभी पीछे अग्नियों का वर्णन पिछले टेस्ट में किया गया था, तो इसीलिए कहा जा रहा है ना क्रमबद्ध तरीके से देखिएगा, इसमें एक एक शब्द को एक्सप्लेन किया जा रहा है जहां आवश्यकता है। जो शब्द आप पहले से जानते हैं उन्हें यहाँ नई व्याख्या में लाया जा रहा है, क्योंकि समय आपके पास बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। तो जंगल में जब आग लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं, विरहाग्नि कहते हैं, बड़वानल कहते हैं कि दावानल कहते हैं। तो दव का मतलब होता है वृक्ष, और वृक्षों को जलाने वाली जो अग्नि होती है, अनल होता है, उसको हम कहते हैं दावानल, ठीक है। तो यहाँ पर जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं दावानल। बड़वानल किसको कहते हैं? तो बड़वानल का मतलब होता है जमीन के अंदर लगने वाली आग, ठीक है। जमीन के अंदर की जो गर्मी होती है उसको बड़वानल कहा जाता है। समुद्र में आग लगती है तो उसको सुवाडवाग्नि कहा जाता है। तो अलग अलग ढंग से शब्द इस्तेमाल होते हैं। बाकी विरहाग्नि मतलब विरह में आप तड़प रहे हैं, और जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि यानी भूख से तात्पर्य होता है। 30वें प्रश्न को देखिएगा जहां खाना फ्री में मिलता है। अब इस वाक्य के लिए जो शब्द आपको चुनना चाहिए वो कौन सा होगा? तो उसको कहा जाता है लंगर, उसी को हम सदावर्त भी लिख सकते हैं। तो यहां तक हमने वाक्यांश वाला मामला खत्म कर दिया है। अब तद्भव तत्सम आ गया है। तद्भव शब्द है कागा, और कागा जो है इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो काक होगा कि काका होगा? बताइए। यहां दो तरीके से काक को लिखा गया है, एक में विसर्ग भी लगा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका काक होगा। काकह नहीं होता है, वो तो जब काक का रूप आप पढ़ने लगेंगे, शब्द रूप पढ़ने लगेंगे तो उसमें अ की मात्रा आ सकती है, लेकिन यहां पर हमें एग्जैक्ट जो शब्द है वो पूछ रहा है, तो हम तत्सम शब्द काक को चुनेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखें, 32वां छत्र। छत्र का तद्भव क्या होगा? तो छाता होगा, सीधी बात है। इसके बाद देखें गधा, तो गधे का तत्सम गर्दभ होता है। ये सब छोटे छोटे तत्सम तद्भव शब्द हैं, इसमें आप गलती नहीं करेंगे, ठीक। इसके बाद सांस का देख लीजिए। सांस का क्या होता है? श्वास होता है, लेकिन श्वास यहाँ लिखेंगे कैसे?
ये बिंदु भी ऊपर रहेगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, ऐसे लिखेंगे ए वाले तरीके से लिखेंगे कि बी वाले तरीके से लिखेंगे, जरा इसमें सोच के बताइएगा। अभी उत्तर चुना नहीं गया है, 34वें में उत्तर ए होना चाहिए कि बी होना चाहिए, सोचिएगा। और इसका जो सही जवाब है ना, ध्यान से देखिए, श्वास होता है कि श्वास होता है? श्वास होता है, ठीक है। तो यहाँ बिंदु लगेगा, ऊपर जो है ना वो बिंदु रहेगा, तो हम ए वाले विकल्प को इसमें उत्तर चुनते हैं। प्रश्न संख्या 35, लवण का तद्भव रूप क्या होगा? नोन होगा, नमक होगा, छार होगा, लवंग होगा, क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा। नोन होता है इसका तद्भव रूप, और गांव में नून कहते हैं, नून तेल लकड़ी, ठीक। अब नेवला का देख लीजिए, नेवले का क्या होता है? नेवला एक जंतु होता है जो कि बड़ा आक्रामक होता है और सांप के साथ युद्ध कर लेता है। सांप इसको बेतहाशा काटता है, लेकिन सांप के जहर का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। कुछ समय के लिए अचेत हो जाएगा, फिर होश में आकर लड़ना चालू कर देगा। सांप और नेवले की लड़ाई बड़ी ही एक्साइटमेंट से भरी हुई होती है। कुछ देर तक आप दोनों को देखेंगे तो लगेगा कि दोनों मर जाएंगे, और सही में दोनों मरे हुए दिखाई भी देते हैं, मतलब अधमरे पड़े रहेंगे। उसके बाद कुछ देर बाद फिर चैतन्य होकर लड़ने लगेंगे। तो नकुल होता है इसका तात्पर्य, ठीक। नकुल इसका तत्सम शब्द है, नेवला इसका तद्भव होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 37 को देखिए, कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, मोती और घट। इसमें देखिए तत्सम जो नहीं है वो आपको पहचानना है। मोती का होता है मुक्ता, मुक्ता इसका संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, और मुक्ता का ही विशेषण होता है मौक्तिक, ठीक। तो ये जो मोती लिखा हुआ है ये तद्भव शब्द है, बाकी जितने हैं वो तत्सम है। अच्छा, प्रश्न संख्या 38, यहाँ जोड़े बना के रखे हुए हैं, तत्सम तद्भव के जोड़े हैं। इसमें जो सही नहीं है वो आपको पहचानना है। वचन का बैन दिया है, कपाट का कपड़ा, पुराण का पुराना, और गंभीर का गहरा। तो 38 आप ध्यान से देखिएगा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कपाट और कपड़ा ये दोनों भिन्न शब्द हैं, ठीक। किवाड़ जो है दरवाजे को कहा जाता है, तो किवाड़ तद्भव हो गया, कपाट उसी का संस्कृत यानी तत्सम शब्द होता है, और कपड़े का जो तत्सम होता है वो करपट होता है। यहां पर कपाट दे रखा है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, बाकी जितने हैं ठीक। प्रश्न संख्या 39, पलंग का तत्सम रूप अभी पिछले वाले टेस्ट में हमने किया है। अच्छा, 40वें को देखते हैं। यहाँ अखरोट दिया हुआ है, अखरोट आप खाते हैं, तो बताइए इसका तत्सम रूप क्या होगा? ये आयोग कई बार पूछा है, बताइए। तो 40वां आप जानते ही है, इसका डी हो जाएगा, अक्षोट होगा। ध्यान दीजिएगा, अक्षरोट नहीं होगा, अक्षोट होगा। अब इसके बाद 41वें को देखते हैं, यहाँ आ जाइए। देखिए, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए? पाश्विक होगा, पशुत्व होगा, पशुता होगा, पशुपति होगा। तो 41 को आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो पाश्विक जो है वो इसका उचित विशेषण होगा। पाश्विक, पशु का जो विशेषण शब्द है वो पाश्विक। 42 को देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? राम को कुछ खाने के लिए दे दो, विवेक बहुत होशियार छात्र है, वह गीत गा रही थी, राम 1 किलो दूध पी गया। अब बताइए इसमें से सार्वनामिक विशेषण कहां पर इस्तेमाल हुआ है? ये नहीं पूछ रहा है कि विशेषण क्या क्या है और कहां इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ सार्वनामिक विशेषण आपको देखना है। तो बताइए इसमें कौन सा होना चाहिए? 42 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वह गीत गा रही थी। यहां पर जो सार्वनामिक विशेषण है वो वह गीत गा रही थी इसी वाक्य में है, ठीक है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वही चुनेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। यहां पर विशेष्य पद आपको पहचानना है, कौन सा होना चाहिए, तो पहचानिए और बताइए। देखिए, इसमें अगर आप देखें तो जितने भी यहाँ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे विशेष्य हैं, मतलब मूल रूप से स्वतंत्र अवस्था में देखा जाए तो ये संज्ञाएं हैं स्त्रीलिंग में, उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा, ठीक। तो ये विशेष्य ही है सारे के सारे, इसमें कोई अलग से चुनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके बाद 44वें प्रश्न को देखिएगा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। अब इसमें आपको बताना है कि मुख्य विशेष्य इसमें क्या है, मतलब ऐसा शब्द आपको चुनना है जिसके चारों ओर विशेषण घूम रहे हैं। तो दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, यहां पर आकुल शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? आकुल यहां क्या है? विशेषण शब्द है, और वही आपको देखना है कि वो किसके बारे में बता रहा है। वो न तो महाराज दशरथ के बारे में बता रहा है, न ही वो भगवान श्री राम के बारे में बता रहा है, वो तो बता रहा है दशरथ जी के प्राणों के बारे में, यानी यहाँ प्राणों का वर्णन हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो मुख्य विशेष्य है वो प्राण है, ठीक। यहाँ विशेष्य पहचानने के लिए कहा गया था और इसीलिए हम इसमें सी वाले विकल्प को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 45 को देखिए। यहां पर कहा गया कि गलत विशेषण कहां पर इस्तेमाल हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षाएं हैं, यही सरकारी महिलाओं का आश्रय स्थल है, और वह अच्छा आदमी था, लेकिन काम ना आया, खड़ी पाई।
बताइए इसमें से गलत विशेषण कहाँ पर, मतलब किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब आप भी जानते हैं, सी वाला हो जाएगा। यही सरकारी महिलाओं का आश्रय स्थल है। ये जो सरकारी शब्द है ना, ये यहाँ विशेषण के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन गलत जगह लगा हुआ है। इसको लगना चाहिए था आश्रय स्थल से पहले, मतलब वाक्य कुछ ऐसा होना चाहिए था कि यही महिलाओं का सरकारी आश्रय स्थल। ठीक, तो यहां पर ये सरकारी शब्द का गलत स्थान पर इस्तेमाल हुआ, सी को हमने चुना। प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़ते हैं और यहां आप देखें कि निम्नलिखित शब्दों में एक जो है वो विशेषण नहीं है, बाकी सारे विशेषण हैं। तो कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है, जरा पकड़िए। 46 को ध्यान से देखिएगा। तो 46 जो है इसका सही जवाब इसमें से डी हो जाएगा। ठीक है, गर्व जो शब्द है ना, ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। प्रश्न संख्या 47 को देखिए। यहां पर कहा जा रहा है कि कौन सा विशेष्य है? अजय, अजित, आराध्य और आश्रित। 47 सही जवाब इसका अजय हो जाएगा। अजय इसमें से विशेष्य है, बाकी जितने हैं वो सारे के सारे विशेषण हैं। अगले वाले यानी 48वें में फिर पूछा गया कि विशेष्य कौन सा है? आकाशीय, आकाश, आराध्य और आश्रित। 48 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। आकाश इसमें विशेष्य है, बाकी सारे विशेषण हैं। प्रश्न संख्या 49, इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द नहीं है? तो भयभीत, निर्भीक, भीरू और भव। करेक्ट आंसर भव हो जाएगा। भव इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है, बाकी जितने हैं वो सारे के सारे विशेषण हैं और सभी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 50, कुत्सित। कुत्सित एक शब्द है और ये कैसा विशेषण है यही आपको बताना है तो विशेषण ये बता दिया है, लेकिन कैसा है? तो ये जो आप देख रहे हैं ये असल में गुणवाचक विशेषण है। कुत्सित शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। अब यहां देख रहे हैं आप पर्यायवाची का शुरू होता है जो कि 51 से टेस्ट पर्यंत चलता रहेगा। टेस्ट पर्यंत मतलब 60वें प्रश्न तक। तो यहां पर कहा गया रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से नहीं है? निशि, समीर, रजनी और विभावरी। पहचानना आसान है, जो गलत विकल्प है वही ज्यादा सरल दिया है। समीर मतलब वायु होता है, रात नहीं होता। 52 को देखते हैं। यहां देख रहे हैं आप, अच्छा विभावरी मतलब भी रात होता है, आप में से ज्यादातर लोग जानते भी हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं। ठीक है, यहां आप 51 को देख रहे हैं और अच्छा हुआ हम लोग वापस लौट आए क्योंकि 52वां यहीं नीचे दिया हुआ है। उधर भागने पर अगला प्रश्न आ जाता, तो क्रम से चलने की आवश्यकता है। 51 को हमने देखा, इसका करेक्ट आंसर बी है। विभावरी मतलब रात होता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 52 को देखें, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि जो शब्द है मतलब शब्द युग्म है, इसके लिए आपको पर्याय बताना है। बताइए इसमें से कौन सा शब्द हम चुनेंगे? जल्दबाज, त्वरित बुद्धि, घातक बुद्धि, तीव्र बुद्धि। तो कुशाग्र मतलब कुशा जो घास होती है उसकी नोक, अग्र, अग्र मतलब आगे का हिस्सा, अर्थात जो नोक होती है उसके समान नुकीला, ऐसी बुद्धि वाला यानी तीखी बुद्धि वाला। तो इसको हम तीव्र बुद्धि वाला कहेंगे, त्वरित बुद्धि नहीं कहेंगे बल्कि तीव्र बुद्धि कहेंगे और इसीलिए हम इसमें से डी को चुनेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। कमल का पर्यायवाची बताइए, इसमें से कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पयोद, वारिद, तामरस, पुंडरीक। तो सही जवाब इसमें से हो जाएगा, 53 को ध्यान से देखिएगा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? पुंडरीक हो जाएगा। पुंडरीकाक्षौ। ठीक, पुंडरीकाक्षौ मतलब पुंडरीक के समान अक्षों वाले यानी नेत्रों वाले। तो ये भगवान की स्तुति की जाती है। पुंडरीक मतलब कमल होता है। भगवान को यानी भगवान विष्णु को, उनके अवतारों को भी कमल नयन कहा जाता है, राजीव नयन कहा जाता है। तो ये कमल का पर्यायवाची। बाकी पयोद और वारिद जो है ये बादल के पर्यायवाची और ये स्वर्ण का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 54 को देखें। अब यहाँ आ जाते हैं। तो कौन सा शब्द आकाश का पर्याय नहीं है? अवनी, गगन, अंबर और नभ। तो अवनी जो है ये धरती का होता है ना? आराम से आप चुन सकते हैं, इसमें ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सामान्य जो प्रश्न हैं उन्हें आप आराम से हल कर सकते हैं। 55 को देखिए। हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जो है ये एक शब्द है, पर्यायवाची के तौर पे काम आता है, लेकिन ये असल में किस शब्द का पर्यायवाची है या किस चीज़ का पर्याय है? गणेश जी का है, विष्णु भगवान का है, भगवान शिव का है या ब्रह्मा जी का है? तो ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। हिरण्यगर्भ जो है ये ब्रह्मा जी को कहा जाता है। 55 को आपने डी वाले ऑप्शन को इसमें से चुना। प्रश्न संख्या 56, शिखा। शिखा के लिए कौन सा अर्थ गलत है बताइए? तो दीपक की लौ, कलगी, शिक्षा, शिखर। तो ध्यान से अगर आप देखें तो दीपक की जो लौ होती है मतलब जो वर्तिका दीपक में होती है यानी बत्ती होती है, उसका जो एकदम अग्रभाग होता है जहां आप आग लगाते हैं उसको शिखा कहा जाता है। ठीक, मतलब वहां से जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसको शिखा कहा जाता है। और कलगी जो होती है मतलब मुर्गे के सिर पर हो या फिर आपकी पगड़ी में कलगी लगी हो तो उसको भी शिखा बोलते हैं। और आपकी जो चोटी होती है पीछे पूरे शरीर को पूरे सिर को छीलने के बाद
मतलब चूड़ा कर्म करने के बाद पीछे एक चोटी छोड़ दी जाती है ना, तो वो जो है उसको भी शिखा कहा जाता है। शिखर को भी शिखा कहते हैं, लेकिन शिक्षा को हम शिखा नहीं कहते। अच्छा 57 को देखें, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए। ठीक देखिए, तो अतनु का मतलब क्या, जो तनु से रहित है यानी शरीर से रहित है। तो शरीर किसका नष्ट हो गया था, शरीर नष्ट हो गया था कामदेव का, और कामदेव को कहा जाता है मनोज। ठीक, भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल के इन्हें भस्म कर दिया था, क्योंकि ये मन बढ़ई कर रहे थे, मतलब भले काम के लिए कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने भगवान शिव के ऊपर अपने पुष्प बाण चला दिए थे, जिससे कि वो क्रोधित हो गए थे। तो इनका शरीर जलकर राख हो गया। बाद में प्रद्युम्न के रूप में इनका जन्म होता है। तो कुल मिलाकर मनोज यानी कामदेव को कहा जाता है अतनु। बाकी ईश्वर, कृष्ण और वसंत तो आप अलग देख ही रहे हैं। अच्छा 58 को देखें, थकावट। थकावट शब्द का आपको पर्यायवाची ढूंढना है, इसमें से क्लांति होगा। ठीक, श्रांति और क्लांति ये दोनों शब्द जो हैं ये थकावट के पर्यायवाची। इसके बाद प्रश्न संख्या 59, श्रांति, शांति नहीं, श्रांति, श्रांति समझ रहे हैं ना, ये वाला श्रांति, श्रांति ऐसे लिखिए, चाहे आधा न लगा के लिखिए, इसका मतलब भी थकावट होता है। चलिए प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं, परशुराम। तो परशुराम जी जो है इनका पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको बताना है। भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय और शिवप्रिय। तो भगवान शिव के ये मतलब पूजक थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव धनुष से इनका विशेष लगाव था, लेकिन यहाँ पर आपको पर्याय ढूंढना है ना, तो प्रचलित जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम पर जुड़े रहते हैं उसी को चुनना होता है। तो 59वें का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इन्हें शिव प्रिय के नाम से नहीं जाना जाता था। ठीक है, भगवान शिव के ये अनन्य भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन शिवप्रिय इन्हें नहीं कहा जाता है। बाकी रेणुका इनकी माता का नाम था। भृगु जी के मतलब भृगु ऋषि के वंश में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें भार्गव कहा जाता है। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। यहाँ चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। चंद्रातप, मयंक, कौमुदी और ज्योत्सना। तो ध्यान से देखिए, चांदनी के बाकी तो पर्याय हैं, लेकिन मयंक शब्द जो है ये चंद्रमा का पर्याय है, चांदनी का नहीं। ठीक, तो इसे हमने चुनकर बाहर कर दिया। बाकी सारे चांदनी के पर्याय हैं, उनको हमने रख दिया। हमारे साथ बने रहिए, इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।